सर शुरू करें। जी सर जी। यस। नमस्कार वैद्यगण, मैं वैद्य रजत गोयल आज के व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के वक्ता वैद्य मयूर सुराना जी हैं। सर बीएमएस एमडी, डिप्लोमा इन योगा एंड आयुर्वेदा, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च किया है। सर पिछले 7 सालों से वर्धायु आयुर्वेद एंड पंचकर्मा सेंटर नासिक और पिछले 2 साल से वारजे पुणे में चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। सर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स पेशेंट के लिए चलाते हैं जो 21 डेज का रहता है। सर वैद्यों के लिए चरक क्लैरिटी ओसिन नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जिसमें संहिता का प्रतिपायन चलता रहता है। आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के टॉपिक से आपको अवगत कराना चाहूंगा। हमारा आज का टॉपिक कंडा कोकिल रस के ब्रह्मास्त्र फॉर धातु सम्य है। सर इस विषय पर अपना मजबूत पक्ष हमारे साथ साझा करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सर की हर बात को ध्यान से सुने। सर आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू रजत सर। एम आई ऑडिबल? आप सब लोग प्लीज टाइप करते जाना चैट बॉक्स में, है ना? आई यस कॉल सर। इट। यस। थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके कुछ डाउट्स हो या जब भी मैं कुछ पूछूं तो सिर्फ चरक बॉक्स में एक बार टाइप करते जाना। कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले दे देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इन शॉर्ट आपके थोड़ा सा मुझे परिचय भी अगर आप वन वन लाइन में कि कौन डॉक्टर्स है आप में से या कौन स्टूडेंट्स है, सो दैट आई कैन ओरिएंट माई सेशन अकॉर्डिंग टू दैट। कितना डीप जाना है वो भी मुझे एक अंदाजा आ जाएगा। सेकेंडली, एक तो ये लेक्चर बहुत गलत समय पे इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रही है, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का। आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। हेलो, यू कैन अनम्यूट ऑल्सो। मैच इंटरेस्ट है मैच में ज्यादा या धातु साम्य करने में इंटरेस्ट है? आप अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस यस, प्लीज प्लीज। कैसा इंटरैक्टिव जितना रहेगा उतना मजा आएगा। प्लीज बी एक्टिव। मैंने जानबूझ के पीपीटी रखा हुआ नहीं है बिकॉज उस पर डाइवर्ट ज्यादा होता है आदमी, ऐसा मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। लेकिन आपका कुछ भी मिस नहीं होगा बिकॉज आई डोंट नो वेदर दे आर प्रोवाइडिंग रिकॉर्डिंग्स टू यू, बट फ्रॉम माई साइड आई एम गोइंग टू शेयर अ माइंड मैप विथ यू, जिसमें से जो भी कुछ बोला बोला जाएगा वो बाद में आपसे शेयर किया जाएगा। ओके, जस्ट जस्ट अ मिनट। यस, थैंक यू सो मच। मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन धातु साम्य। ग्रेट, अमेजिंग। आइए, तो अगर सच में आपको धातु साम्य में इंटरेस्ट है तो दो तीन सूचनाएं सिर्फ ध्यान में रखना है कि अभी आपको नेक्स्ट 40 मिनट्स 50 मिनट जितना भी ये लेक्चर रहेगा, टोटली बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, जैसे चक दे मूवी का डायलॉग है ना, 70 मिनट है आपके पास, तो वैसे 40-50 मिनट है आपके पास। अगर आप टोटल फोकस कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे तो बहुत नई नई अमेजिंग चीजें सीखने को मिलेगी। एंड आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, ABL, ऑलवेज बी लर्निंग। अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो आप गलत व्यक्ति से भी अच्छी चीज सीख सकते हैं, है ना? सो दैट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपको हो सके तो प्राण मुद्रा या चिन्मय मुद्रा में बैठना, डीप ब्रीदिंग करना और सीखते वक्त प्रसन्न भाव चेहरे पे होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अगर मन प्रसन्न है, चेहरा प्रसन्न है, तो इंस्टेंट नॉलेज मिलता है, या नॉलेज जो है वो सस्टेन्ड नॉलेज रहता है। एम आई राइट? मैं आपको बिजी रखूंगा इन द केस इन लाइक टाइपिंग। आप यस टाइप करते रहोगे या अनम्यूट करके बोलोगे तो ज्यादा मजा आएगा मुझे, एंड आई विल बी बेटर एबल टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू। यस सर। यस, थैंक यू। दूसरा एक चीज कि इस लेक्चर में हो सकता है कुछ चीजें आपको कटु लगेगी, लेकिन उसका विपाक मधुर रहेगा। तो कुछ चीजें अगर मैं कटु बोलूंगा तो चलेगा ना सबको? आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना कि कटु बोलना पड़ता है। बिल्कुल सर। Yes, yes, यस। sir, yes, sir. ओके। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स बिगिन देन। गुरु प्रार्थना करते हैं एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। जहाँ कहीं पर भी हो आप 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ना सिर्फ, और अपने सदगुरु को स्मरण करना। सदगुरु नहीं होंगे तो चरक को स्मरण करना, अपने माता पिता को स्मरण करना, और स्टार्ट करेंगे।
तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, इच्छा कारणम संधिसह भगवान। मेरे अंतरात्मा के प्राण, मेरे सदगुरु ऋषि प्रवीण, इनको वंदन करता हूँ। चरक संहिता जिससे मैंने सीखी है वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन चरक संहिता। मेरी गुरु वैद्य प्रमा जोशी मैम, इनको नमन करता हूँ। और आप सभी के अंदर विराजमान गुरु तत्व को नमन करता हूँ, क्योंकि भगवान चरक कहते हैं कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य। हर व्यक्ति के अंदर गुरु तत्व है, यदि आप खोज सको तो। ओके, तो आप सबको नमन करता हूँ और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज टाइप इन द चरक बॉक्स हाउ आर यू फीलिंग एट दिस मोमेंट। अभी आपका स्टेटस, मूड का स्टेटस कैसा है? बोरिंग, प्लेजेंट, काम, कूल? ओके, यस, जैसा कैसा भी होगा 40 मिनट्स के लिए, अगर आप बुरे मूड में भी होंगे तो 40 मिनट्स के लिए भूल जाइए। समथिंग अमेजिंग इज कमिंग योर वे। ओके, यस, ग्रेट, थैंक यू। आइए फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और बीच बीच में मैं जानबूझ के थोड़ा सरकाज़म देने वाला हूँ, कटु वचन बोलने वाला हूँ, ताकि हम में कुछ जागृति आ जाए ये सब बोलने के बाद। यस, फंडामेंटल क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अभी हमें समझ में आ जाएगा कि कितनी गलतियां हम कर रहे हैं एज अ वैद्य फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर करेक्शन कैसे करना है उसके ऊपर भी काम करेंगे। हमारा प्रयोजन क्या है? मैं पिछले 5 साल से ये सब काम कर रहा हूँ वैद्यों के ऊपर, और ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। आई एम वेरी सैड टू से कि हम लोग खुद पे काम करना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, ड्रग एंड डिजीज अप्रोच में फंसे हुए हैं। एंड देयरफॉर वी डोंट हैव अ राइट टू ब्लेम अदर्स, है ना, जिनका नाम हो रहा है आयुर्वेद के क्षेत्र में, जो शायद हमारे से कम संहिता जानते हैं लेकिन नाम और पैसा हमसे ज्यादा है। तो हमें राइट नहीं है उन्हें ब्लेम करने का, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग आवर प्रिंसिपल्स। यस, व्हाट इज द प्रयोजन? जिस फील्ड में हम आए हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? रिस्पेक्टेड वैद्य भी है यहाँ पर, तो मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स है इसलिए थोड़ा जानबूझ के सरकाज़म उनके लिए है, बाकी आप लोगों के लिए तो बिल्कुल आदर है। यस, प्रयोजन क्या है? यस, धातु साम्य जो उक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम, हमारा प्रयोजन ही धातु साम्य है। इसको पहले क्लियर कर लीजिए माइंड में। हमारा प्रयोजन धातु साम्य करना है, व्याधि को ठीक करना ये हमारा प्रयोजन नहीं है। व्याधि अपने आप स्वभाव परमवाद से ठीक होता है। आपका काम सिर्फ इतना है, आपको आपकी लाइन बड़ी करनी है, धातु साम्य करना है। एम आई राइट या कंसेप्चुअल रॉन्ग हो रहा है? यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो, आई एम गिविंग यू दैट लिबर्टी ऑल्सो। व्याधि ठीक करना है क्या धातु साम्य करना है, ये क्लियर कर लीजिए पहले। आप व्याधि को एज सच कुछ भी नहीं कर सकते, वो स्वभाव परमवाद से ठीक होता है या शोधन उपक्रम से आप विगुण दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। इतना ही आप एज ए चिकित्सक कर सकते हैं, बाकी आपका काम है सिर्फ धातु साम्य करना, विगुण धातुओं को प्रशस्त बनाना, प्रशस्ततम बनाना, सारतम बनाना, ये आपका काम है। और एक रेफरेंस आता है चरक संहिता में, बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणाम। हेलो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल अंडरलाइन। आराम से मस्ती से डीप ब्रीदिंग करके आंखें बंद करके सुनिए। बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणाम, कहाँ पर आया है रेफरेंस? मैंने 3 कैश प्राइजेस मेरी तरफ से रखे हुए हैं, 500 रुपीज के। अगर आप सही आंसर्स देते हो कुछ क्वेश्चंस के, तो मेरी तरफ से आपको प्राइज भी मिलेगा। ओके, सो बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणाम, ये रेफरेंस कहाँ आया है? आई विल काउंट ऑन 3 एवरी टाइम आई आस्क द क्वेश्चन। नहीं आंसर मिलता है तो मजबूरन मुझे देना पड़ेगा। ओके, अगेन लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बी एक्टिव, चरक बॉक्स पे टाइप करते रहिए। गलत टाइप किया तो भी चलेगा, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी उतना गुरु कृपा से आपके तरफ बेस्ट मैटर मिलेगा। आपकी इन्वॉल्वमेंट कम रहेगी तो आई वोंट बी एबल टू डिलीवर माई बेस्ट। ओके, समझ तो पा रहे हो ना एटलीस्ट आप मैं जो बोल रहा हूँ या नहीं?
के वर्षा जी, थैंक यू सो मच। बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणाम कहाँ पर आया है? ज्वर में आया है। ओके, इसका सीधा सा मीनिंग क्या है? बलम ही अलम, अलम मतलब पर्याप्त है, निग्रहाय दोषाणाम, आपने अगर आपका बल मेंटेन कर लिया तो वो बल ही पर्याप्त है दोषों का निग्रह करने के लिए। मतलब आपका काम क्या है कि आपको, और ये ज्वर अध्याय में आया है, ज्वर से इस ज्वर में आए हुए श्लोक जो है वो सभी व्याधियों में एप्लीकेबल होते हैं। ओके, बिकॉज ज्वर मीन्स नॉट ओनली फीवर एज सच, ज्वर मीन्स एवरी व्याधि। तो ये फंडामेंटल सूत्र है, जैसे बिल्डिंग का बेस होता है वैसे हमारे आयुर्वेद के फंडामेंटल सूत्र ज्वर अध्याय में दिए हुए चिकित्सा के। तो यदि आपका बल अच्छा है, बल अत्युत्तम है, तो दोषों का प्रकोप भी हो जाए तो भी आपको व्याधि नहीं होगा। दोष प्रकोप के लक्षण दिखेंगे लेकिन दोष दुष्य समूर्छना रूपी व्याधि नहीं होगा, भेद अवस्था नहीं होगी, अरिष्ट लक्षण नहीं निर्माण होंगे। डू यू एग्री? छोटे छोटे मैसेजेस भी आप टाइप कर सकते हैं। एग्री होगा तो ए, डिसएग्री होगा तो डी, कंफ्यूज होगा तो सी। ओके, ACD। ठीक है, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मैंने क्या बोला? कोई रिपीट करेगा? मैंने क्या पूछा था अभी? समवन इज आस्किंग कैन यू रिपीट? आई जस्ट वांट टू चेक वेदर यू आर अटेंटिव और नॉट। कौन बताएगा मैंने क्या पूछा? यस, विजय जी बताइए। बलम ही अलम निग्रह दोषाना। वेरी गुड, यस। तो ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड। रिफरेंस सर श्लोक नंबर। हाँ, वो मैं अब आपको मैं बताऊंगा। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ओके, बिकॉज आर टॉपिक इज टोटली डिफरेंट, मुझे आपको वहां तक लेके जाना है, इसलिए सिर्फ पार्श्वभूमि दे रहा हूँ आपको। ओके, यस। बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणाम, दैट इज आर रेफरेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, धातु साम्य करना, यह हमारा प्रयोजन है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका बल कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? इफ दिस इज द ट्रूथ, देन आपका बल जो है, आपका मीन स्वस्थ व्यक्ति में बोलो या व्याधियों में बोलो, बल किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, या विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस योर बल? ये वेरी गुड। सम ऑफ यू आर टेलिंग आहार, कोई बोल रहा है ऋतु। ओके, स्टिल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आया अब तक। ऑल आर राइट, आहार भी बल है, ऋतु से भी बल मिलता है, ऋतु के चर्या करने से, व्यायाम से भी मिलता है, त्रयोपस्थम से होता है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य से होता है। वेरी नाइस। स्टिल व्हाट कैन बी अ मोर एप्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? हम अनेकांतवाद में बिलीव करते हैं, किसी भी चीज का एक आंसर नहीं होता है, बहुत सारे आंसर्स होते हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर एक ही होता है। ओके, बल किसको बोला है हमारे इसमें? प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा। यस पल्लवी मैम, आप मुझे बाद में मैसेज करना, आपको प्राइज मिलेगा इसका। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते। प्राकृत बल किसको बोला है? श्लेष्मा को बोला है। श्लेष्मा वर्ड क्या यूज किया है? कफ नहीं यूज किया है। हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड देख करते हैं हमारी संहिताओं को देखिए। प्राकृतस्तु बलम कफ नहीं बोला है, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा बोला है। क्या फर्क है श्लेष्मा और कफ में टेक्निकली? श्लेष्मा जो वर्ड है और कफ जो है, पर्याय यूज किया गया है, लेकिन श्लेष्मा शब्द का अर्थ होता है श्लीष आलिंगने, जो जोड़ के रखता है किसी भी चीज को, उसे कहते हैं श्लेष्मा। whenever the word श्लेष्मा is used, the ग्रंथकार somewhere wants to point out that they are कि वो शरीर का संयोग मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। कफ जब शब्द यूज होता है तो केन फलती इति कफः, जब जल से रिलेटेड कुछ चीज बोलनी है तो उनको कफ ये शब्द यूज प्रयोग होता है। जब श्लेष्मा वर्ड यूज कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग का काम, शरीर को मेंटेन करने का काम, बिकॉज शरीर इज शीर्यते तत्शरीरम, और शरीर को मेंटेन करना मतलब शरीर को फिर से देह बनाना। जो शरीर नित्य कब्र की तरफ जा रहा है उसको देह बनाने का काम कोई करता है तो वो श्लेष्मा करता है। ओके, डू यू एग्री? ओके, नाउ इसी श्लेष्मा को, ये प्राकृत रहा श्लेष्मा, तो इसी श्लेष्मा को बोलते हैं ओज, है ना? ओज क्या है? एक हम फंडामेंटल कंसेप्ट है आयुर्वेद की, सभी धातुओं का, सप्त धातुओं का सार भाग है, इसे भी ओज बोलते हैं।
या जो प्योरेस्ट क्वालिटी का एंटिटी शरीर के अंदर है उसे ओज बोलते हैं। ओके। और इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर एक आईआईटी के कॉलेज में दिया था कि अष्टबिंडवात्मक ओज की जो संकल्पना रखी गई है, दैट ओज इज नथिंग बट अ स्टेबल फॉर्म ऑफ एटम इन द बॉडी, जिसके 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। तो स्टेबलेस्ट फॉर्म, अगर आपका ओज उत्तम है तो आपका हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम जो है वो उत्तम बनेगा। ओके। अगर आपको नया कुछ लगता है, अच्छा कुछ लगता है, ऑल्सो। ओके। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होगी तो आप मुझे तभी इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा क्लास के बाद में आप पूछ सकते हैं। साइड बाय साइड यदि आप नोट्स बना के रखते हैं, माइंड मैप जैसे या नोट्स बना के, तो आपको क्वेश्चन पूछना या चीज को समझना और थोड़ा इजी हो जाएगा। इज माई इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल? आवाज आ रहा है ना सही से? आवाज नहीं आ रहा है संदीप सर? ओके, यस, यहाँ पे एक्चुअली इट्स रेनिंग टू मच, दैट इज फाइन। ओके। एनीवेज, अभी आप लोग बोलोगे हम तो रस शास्त्र में आए हुए हैं पढ़ने के लिए, ये रस शास्त्र और सर कहाँ हमें संहिता में लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, रस शास्त्र ये संहिता का भाग है या नहीं है? बिना संहिता के प्रॉपर नॉलेज के क्या कोई भी व्यक्ति रस शास्त्र को सही से अप्लाई कर सकता है? पहले तो ये द्वंद्व मिटा दीजिए कि रस शास्त्र आयुर्वेद का भाग नहीं है। ये बहुत सारी मिथ्या धारणाएं चल रही है कहीं कर कि रस शास्त्र आयुर्वेद का भाग नहीं है। आयुर्वेद जो बोलता है कि एक भी ऐसी चीज नहीं है जो अनौषध नहीं है, हर चीज में औषधि है। अगर ऐसा आयुर्वेद बोलता है तो एलोपैथी भी आयुर्वेद है, रस शास्त्र तो आयुर्वेद है ना? एवरीथिंग इज आयुर्वेद। ओनली थिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर युक्ति, आप किस प्रकार से यूज करते हैं। विष भी अमृत है, विष को भी तिल मात्रम विषम दद्यात् बोला है उधर में। तो विष को भी अगर जो ग्रंथकार अमृत बना सकते हैं, तो ये तो रस शास्त्रीय के द्रव्य हमारे सब अमृत रूप ही है। ओके। यस। सो ये एक डाउट अगर आप में अगर होगा कि रस शास्त्र इज नॉट अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, तो इसको हमेशा के लिए कंट्रोल अल्टर डिलीट कर दीजिए। रस शास्त्र इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ आयुर्वेद। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धातु साम्य हमारा प्रयोजन हमने देख लिया। तो आप में से अगर मैं पूछूं आप लोगों को कि आप में से आपके कितने धातु साम्य हैं, हाउ मच रेटिंग विल यू गिव टू योर सेल्फ ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10? 0 to 10 की स्केलिंग में 0 मतलब आपके धातु पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं, पूरे विगुण हैं, और 10 मतलब आपके प्रशस्त धातु है, एकदम सारभूत धातु है। तो आप खुद को कितने मार्क्स दोगे इन द स्केल ऑफ 0 to 10? देखिए आपके आंसर्स दिखा रहे हैं कि आप आयुर्वेद फॉलो नहीं करते हैं। ओके। मैं तो खुद को 9 मार्क्स दे रहा हूँ भाई, अभी आप देखो। और अगर 5-6 मार्क्स दे रहे हैं आप, या 5 के नीचे दे रहे हो, तो बहुत बड़ी शोकांतिका है। आयुर्वेद रूपी डायमंड आपके पास है, आयुर्वेद रूपी हीरक भस्मा आपके पास है, एंड स्टिल यू आर नॉट हैविंग धातु साम्य फॉर योर सेल्फ। तो आप कैसे दूसरों का धातु साम्य करोगे? आई एम सॉरी टू से, आपकी ये औकात नहीं है आयुर्वेद प्रैक्टिस करने की। जब तक आप खुद का धातु साम्य नहीं कर सकते, खुद के आयुर्वेद रूपी अमृत का प्राशन आप नहीं कर सकते, तो आप दूसरे को क्या दोगे, और दूसरा आपकी बात को मानेगा भी क्यों? ओके। Sorry for my harsh words, but this is the truth. Because since 5 years, I'm interacting with thousands of students and Vaidyas, and this is a very sad plight that we are not following our Ayurveda to the extent we should. Okay. देर इज नो अपर लिमिट टू इट। कितना फॉलो करना है आयुर्वेद, उसका अपर लिमिट नहीं है, लेकिन एक अंडर लिमिट बेसिक तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। कि सुबह आप ब्राह्म मुहूर्त पे उठ रहे हैं, नहीं ब्राह्म मुहूर्त पे एटलीस्ट सूर्योदय पे उठ रहे हैं, चबा चबा के खाना खा रहे हैं, तन मना भुंजित कर रहे हैं, रात का खाना प्रातः सायं आश्रित ऐसा लिखा गया है। तो चलो सायंकाल का भी छोड़ दीजिए, कम से कम 7-8 बजे तक तो भोजन होना चाहिए। वैद्य लोग ही 10-10, 11-11 बजे भोजन करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना? एनीवेज, दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ कंसर्न राइट नाउ। वी वॉन्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंदर्प कोकिल रस। तो इसके बारे में किसी ने सुना है? आपने धातु साम्य के मार्क्स तो दे दिए, लेकिन धातु साम्य करना है मतलब उसके लक्षण क्या है ये भी आपको पता है? चरक विमान स्थान 8/89 में धातु साम्य करना मतलब क्या वो लिखा गया है। जिसको सुबह सुबह बिना अलार्म के जाग आती है उसका धातु साम्य है।
जो हमेशा 24 आवर्स खुश रहता है उसका धातु साम्य है, जिसको 2 बार मल प्रवृत्ति होती है उसका धातु साम्य है। तो जो लोग अभी 7-8 मार्क्स दे रहे हैं ना, ये क्राइटेरिया बोलने के बाद वो भी 3 और 4 मार्क्स देंगे स्वयं को। ओके, एम आई राइट? कोई है आप में से यहाँ पर जो सच में 8 मार्क्स दे रहा है खुद को, based on the 16 criteria mentioned in Charak Viman 8/89? It is a serious time that we introspect on ourselves कि किस प्रकार का हमारा आचरण है। ओके, एंड ये मैं बोल बच्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें, तब जाके आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, अदरवाइज आई ऑल्सो हैव नो राइट टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स। Since 1 year, I am following almost 70% things mentioned in आचार रसायन। ओके, ऑफ कोर्स मे बी 100% नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 70% इज ऑल्सो अ वेरी गुड इनफ नंबर। ओके, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे आपको इस लेक्चर में ये प्रूव करना है कि कंदर्प कोकिल रस ये ब्रह्मास्त्र है धातु साम्य के लिए। मतलब आप सबके लिए ये कंदर्प कोकिल रस एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा, और आपके हर एक पेशेंट में भी अपुनर्भव के लिए या उसके जो भी धातु बिगड़े हुए हैं उसको सही करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ये मुझे प्रूव करना है, और आप लोगों का काम है ये प्रूव करना कि नहीं सर आप ये गलत बोल रहे हो, इससे बढ़कर भी कोई मेडिसिन है या दूसरी कोई मेडिसिन है जो ऐसा ही काम करती है, इससे बढ़कर करती है। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? यस, वंडरफुल। अभी मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि हाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रसायन, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट रसायन दैट वी हैव इन दिस एरा। ओके, इजंट इट अमेजिंग कि ऐसी कुछ चीज मिल रही है? आर यू फीलिंग ब्लेस्ड? ग्रेटिट्यूड एक बार रजत सर के लिए, उनकी टीम के लिए, कि उन्होंने ऐसा कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है ना, जिसके माध्यम से ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, और मेरे अंदर कुछ ऐसी डिवाइन वाइब्रेशंस में मौजूद हो रहा है कि मुझे ये आपके साथ शेयर करने की इच्छा हो रही है। ओके, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड ऑलवेज। ओके, भले ही मैं कुछ चीज आपको सिंपल भी बोल रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर ग्रेटिट्यूड भाव है तो सिंपल चीज से भी आप कुछ अमेजिंग ग्रहण कर लोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why I am calling this thing, इतना बोल्ड स्टेटमेंट मैंने कैसे कर दिया, ये एक मूलभूत प्रश्न है। तो ऐसी क्या बात है हीरक भस्म में? आपका आई थिंक हीरक भस्म का लेक्चर हुआ है किसी का? इस प्लेटफॉर्म पे हीरक भस्म का लेक्चर हुआ है किसी पे? आई थिंक हुआ है। किसी ने अटेंड किया है? प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज कीप ऑन टाइपिंग। ओके, most have not attended I think। Okay, चलिए फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको। सुवर्ण भस्म ज्यादा श्रेष्ठ है कि हीरक भस्म ज्यादा श्रेष्ठ? और जो भी आंसर दोगे क्यों, और जो भी आंसर दोगे क्यू के साथ देना या रेफरेंस के साथ देना। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, शास्त्र क्या बोल रहा है। सुवर्ण श्रेष्ठ है क्या हीरक श्रेष्ठ है? पक्का? बहुत लोग बोल रहे हैं सुवर्ण। अभी मैं कुछ चीजें आपकी हीरक भस्म के बारे में ऐसी बताऊंगा, उसके बाद बोलना कि आपका आंसर सुवर्ण है क्या हीरक है। आर यू रेडी? हीरक भस्म के गुण हम रस तरंगिनी से देखेंगे, है ना। रस तरंगिनी में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। सुमृतम हीरकम रुद्यम परम षड रसान्वितम। सबसे बड़ी बात है ये षड रसात्मक है, और षड रसाभ्यासो बल कराना। यहाँ पर ही जिसने सुवर्ण भस्म आंसर दिया है वो चेक एंड मेट हो जाएगा आई थिंक। षड रसाभ्यासो बल कराणाम। बल बढ़ाने का काम कौन करता है? षड रस। और षड रस के गिने चुने 4-5 द्रव्य है हमारे पास। है कोई द्रव्य षड रस वाले जो आप जानते हैं या जो सेवन करते हो आप? कौन से षड रस का द्रव्य आप सेवन करते हो डेली बेसिस पे? लशुन पंचरसा है, हरितकी पंचरसा है, पारद षड रस होगा, लेकिन पारद आप सेवन नहीं करते हो। हरितकी पंचरसा है। ओके, और क्या है संहिताओं में, क्या रेफरेंस है? षडरस के कितने द्रव्य हैं? आई थिंक 4 या 5 द्रव्य है सिर्फ, इसके अलावा और कोई द्रव्य नहीं है। उसमें से आपने एक भी करेक्ट आंसर नहीं दिया अब तक। सोचिए हमारा अध्ययन कैसा है, कितना कम है हमारा अध्ययन, एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ फॉर्मूले, वी आर नॉट रीडिंग आवर संहितास। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्य सा संहिता, यसे कहते हैं तपन सर। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम, जो आपका नित्य हितकर करती है।
100% जो आपको वेलबींग देती है उसको संहिता कहते हैं, और उसको ही नहीं पढ़ोगे, उसको ही नहीं आचरण में लाओगे तो कैसे उद्धार होगा एक वैद्य का। अमल की इस पंचरस, सॉरी टू से, षडरस नहीं है। षडरस क्या है? एन माउंस षडरस है। दिव्य जल जो होता है वो षडरस है। ओके, राइट। ये सब षडरस है, इसमें से हम किसी का भी सेवन नहीं करते हैं। ओके, सो हमारे पास एक ऐसा द्रव्य है अभी हीरक भस्म के फॉर्म में जो षड रसान्वितम है। रुद्यम परमम, परम रुद्य द्रव्य कहाँ है? योगवाही, योगवाहित मतंच एतत् सर्वोत्कृष्टम रसायनम, ऐसे रस्तरंगिनीकार बोल रहे हैं। राजयक्ष्मा प्रशमनम मेहमेदो विनाशनम पांडु शोथोदरहरम तथा क्लैब्यहरम परम वृष्यम महाआयुष्यम, सिर्फ आयुष्य नहीं है, महाआयुष्यम ऐसा बोला है। महाआयुष्यम अतीव नेत्रयम बल्यम त्रिदोषगणम इति वर्ण्यम मेध्यम विशेषात् द्विविध आमयगणम सुघोपमम स्यात् सुमृतम तु हीरम। क्या नाम है हीरक भस्म में के, क्या गुण है इसके। और इसको अगर अर्थवाद भी मान ले, अर्थवाद मतलब मार्केटिंग, उस समय किसी चीज की मार्केटिंग भी की जाती थी, जैसे आज भी मार्केटिंग का जमाना है, वैसे उस समय भी मार्केटिंग की जाती है किसी चीज को, कि बहुत गुणधर्म है ये बताने के लिए मार्केटिंग की जाती है। लेकिन ये मार्केटिंग का भी श्लोक होगा तो भी इसमें बहुत सारी चीजें तथ्य है ना, सत्य है। ये आशीष कमरा सर प्लीज तो मिलता है, करिए। ये समझ में मिलेगा नहीं। अब ये आगे का वो तो फिर पीछे को मिलता तो अपने सड़क को कुछ नहीं पता पर दुनियादारी को हमसे कु आ रहा है, हमसे बाहर के बाहर ही देख लो, है प्लीज नहीं। किसी पार्टिसिपेंट का आवाज माइक चालू। फिर मुझे तो भैया ने कभी कम करवाए पैसा। प्लीज ध्यान रखिए आशीष सर, आपका माइक चालू था, आगे से ना हो ऐसा, पूरी लिंक ब्रेक हो जाती है। यस, रेफरेंस इज रस तरंगिनी, रस तरंगिनी का जो हीरक भस्म प्रकरण है उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अभी डू यू एग्री हीरक भस्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है फिलहाल धरती पर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस माइंडसेट में लेके आता हूँ, आप डिसएग्री कर रहे हो तो भी आप टाइप कर सकते हो, लेकिन दलील के साथ। यू कैन टाइप डी एंड डी, डिसएग्री और दलील पेश करिए आपकी। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंदर्प कोकिल रस, इसका नाम सुना है कभी आज तक आपने? यश भाई डिसएग्री कर रहे हैं, तो क्यों डिसएग्री कर रहे हैं आप बता सकते हैं प्लीज? ओके, कंदर्प कोकिल रस मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं, बहुत सिंपल इसको बनाना। पहले हम इसको देख लेंगे क्या क्या है इसके अंदर, कैसे बनता है, कैसे इसका सेवन करना है। लेकिन एक प्रॉमिस चाहता हूँ, ये लेक्चर सुनने के बाद आपको स्वयं इस रसायन का सेवन करना शुरू करना है। करेंगे? प्लीज टाइप पी इफ यू एग्री, अगर आप कन्विंस हो जाओ तो ही, अन्यथा नहीं। ओके, फोर्स नहीं है, जबरदस्ती का सौदा नहीं है। आयुर्वेद जबरदस्त है लेकिन जबरदस्ती नहीं है इसमें कहीं पर भी। ओके, पी फॉर प्रियंका, पी फॉर पल्लवी टाइप कर रहे हैं। यस, बाकी भी बहुत लोग टाइप करें, वंडरफुल। अभी भक्ति पूर्वक इस श्लोक को एक बार ग्रहण करेंगे। ग्रेटिट्यूड फैले तो रस तरंगिनी कार के लिए जिन्होंने इस श्लोक की रचना की, हमारे तक ये श्लोक आया। तो पहले बार श्री सदानंद शर्मा जी के लिए जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड और इस श्लोक को मस्ती में ग्रहण करेंगे। आराम से सुनना, पीपीटी नहीं है आपके पास, आंखें बंद रखनी है। पहले सुन लेते हैं क्या है कंदर्प कोकिल रस, कैसे बनता है, कैसे सेवन करना है। आर यू रेडी? प्लीज टाइप आर, तो आगे बढ़ेंगे। ग्रेट रुचिता मैम, थैंक यू। यस, लेट्स बिगिन, स्टॉप टाइपिंग नाउ। स कर्पूरो हीरः प्रचुर रस सिंदूर सहिता सीतैला सम्मिश्रः प्रचुर संयुक्त पयसा निपितः षण्मासं जनयति समिष्टाशनयुतो नरम नानानाराधि विसुन समासतक्त हृदयं लावण्य अमलमौक्तिकं रतिपत्तिं रूपे च सम्मोहने भीमं भोजनभक्षणे खगपतिं दूरात् सदा वीक्षणे सिंहं संहगा संहतगात्रताम् अवभेदे बुद्धौ तु वाचस्पतिं हीरस्य इह तु सेवको नरवराः प्रस्पद्धरते निर्भरं रसोऽयं तु समाख्यातो नाम्ना कंदर्पकोकिलाः सेवितव्य सदा यत्नात् शरीर बल वृद्धये। कुछ समझ में आया?
संस्कृत लगा क्या उर्दू लगा आपको ये? आलम में जो भी कुछ है इश्क का ज़हूर है, आग सोजे इश्क है, पानी रफ्तार इश्क है, खाक करारे इश्क है, हवा इस्तिरारे इश्क है। कुछ इस तरह बाउंसर तो नहीं गया? राहुल सर समझ में आया थोड़ा बहुत श्लोक? कंदर्प कोकिल रस क्या है? बाद में आप शांति से इस श्लोक को एक बार पढ़ लेना, पहले मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ कि क्या है इसके अंदर। ओके, प्लीज कीप ऑन टाइपिंग, अनम्यूट करके पूछते जाइए तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। नोट्स बनाते जाइए साइड बाय साइड सो दैट यू कैन रेफर लेटर ऑन और आस्क मी क्वेश्चंस, वैलिड क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन। यस कुमकुम, लवली। सो कंदर्प कोकिल रस में है हीरक भस्म, कर्पूर, इलायची, खांड मतलब खांड शर्करा, सल्फर वाली नहीं, हमारी जो बड़ी शर्करा आती है। यस, कितनी चीजें बोली मैंने? ये चीजें है, इसका अनुपान है दूध, स्वादिष्ट दूध, कोई भी मसाले वाला दूध या टेस्टी करके दूध के साथ इसको ले सकते हैं। टेस्टी रसायन है, तो आप ये भी मना नहीं कर सकते कि सर हम नहीं लेंगे, टेस्ट अच्छी नहीं है। तो इट्स वेरी टेस्टी, आप पेशेंट्स को भी दे सकते, टेस्टी है। ओके, कौन सी चार चीजें बताई? यहीं पे इसको परमानेंट मेमोरी में लेके डालिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फॉर्मूला फिट कर दीजिए। अनम्यूट करके बताइए कौन सी चार चीजें बताई, कंदर्प कोकिल रस किससे बना है? वेरी गुड प्रियंका मैम, लवली। यस, थैंक यू रश्मि मैम। हीरक, कर्पूर, एला, खांड शर्करा, अनुपान में रस सिंदूर एक रह गया उसमें, रस सिंदूर। ओके, इसका प्रमाण क्या है वो सब हम इसमें नहीं फंसेंगे, वो बाद में आप देख सकते हैं कैसे प्रमाण है क्या है ना, नहीं तो इतनी टेक्निकलिटी इसमें जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके, वंडरफुल। अभी ध्यान से सुनना, ये कंदर्प कोकिल रस इस प्रकार से बनता है, और ये बोल रहे हैं कि जो निरंतर 6 महीने तक इसका सेवन करता है स्वादिष्ट दुग्ध के अनुपान के साथ और प्रायः मधुर रस का भोजन करता है। मतलब प्रायः मधुर मतलब आप मधुर रस मतलब चावल खाना है, गेहूं खाना है, यव खाना है ज्यादा करके, बाकी की कटु अम्ल चीजें आपको कम खानी है। जो इस प्रकार से इसका सेवन करता है उसको क्या मिलता है, सुनना चाहेंगे? ये कंदर्प कोकिल रस खाओगे तो क्या होगा आपकी लाइफ में? जब तक आपका सभी पार्टिसिपेंट्स का यस नहीं आता है तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आधे जिंदा लोग किसी काम के नहीं है। ज्वाइन किया है सेशन फिर भी नहीं है, फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा तो अब ज्वाइन ही मत करो, है ना? यस, थैंक यू सो मच लवली, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अभी देखिए आराम से मस्ती से भक्ति से डूब के सुनना क्या होगा ये कंदर्प कोकिल रस सेवन करने से। इसके सेवन से पुरुष मुक्ता के समान सुंदर हो जाता है, कामदेव के समान रूप और मुग्धता आ जाती है, भोजन में भीम के समान समानता आ जाती है, देखने में अर्थात दृष्टि में गरुड़ की समान उसकी दृष्टि हो जाती है, शरीर के सुडोलेपन में वो शेर की समान हो जाता है, बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। अर्थात उक्त रस के सेवन से शरीर में सुंदरता, रूप, तीव्र पाचन शक्ति, अतुल बल, तीव्र दृष्टि और प्रखर बुद्धि प्राप्त होती है। इस रस का कंदर्प कोकिल रस कहते हैं। इसको शरीर की बल वृद्धि के लिए सेवन करना चाहिए। सेवितव्य सदा यत्नात् शरीर बल वृद्धये। वाओ, जब मैंने ऐसा सुना इसको पहली बार आज से 7 साल पहले जब मैंने रसायन के बारे में पढ़ा था, तो सिर्फ वाओ ऐसा ही निकला था। और जब मैंने इसके अनगिनत प्रयोग किए स्वयं पर भी, और कम से कम 400-500 पेशेंट में इसका प्रयोग किया गया है और उसके जो रिजल्ट देखे हैं, उसके बाद वो वाव डबल वाव हो गया। वाव वाव, क्या लगता है आपको ये सब ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सब बोल बच्चन है रस तरंगी कार का, सब मन की बातें हैं, या अर्थवाद मार्केटिंग है क्या? वस्तु तो ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे होगा ये? हाउ इज इट पॉसिबल कि जस्ट 4-5 चीजें ले ली और वो भीम जैसा ये हो गया, गरुड़ जैसी दृष्टि आ गई? हाउ इज इट पॉसिबल? वेरी गुड, राइट आंसर गिवन बाय वर्षामन। उपयोग करोगे तो समझेगा। राइट नाउ इट्स जस्ट एन हाइपोथेसिस फॉर यू पीपल, है ना?
उपयोग करके तो देखो एक आधे फॉर्मूला का खुद के लाइफ में। और ये ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति ले सेवन कर सकता है। किसी ने भी बल्ब मूवमेंट नहीं डाला, किसी ने भी रियली वाव नहीं डाला, एक दो लोगों को छोड़ के। सी आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखना, टाइपिंग करना, इन्वॉल्व होना। अगर आप नहीं एग्री करते तो वैसा भी टाइप करने की मैंने आपको स्वतंत्रता दी हुई है। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट फोर्सिंग माई व्यूज अपॉन यू, बट आपको टाइप करना तो आपका काम है ना। यस, वंडरफुल। तो इतना सब कंदर्प कोकिल रस के बारे में हो गया। हीरक भस्म के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है इलायची। इलायची को क्यों डाला होगा इसके अंदर? एला, एलिटेरिया कार्डेमोमम। क्या है एला की खासियत? कौन से चरकोक्त महाकषाय में आया हुआ है? यस, वर्ण प्रसादन है, दीपन है। व्हाट इज इट दैट सेपरेट्स एला फ्रॉम एवरीथिंग एल्स? अभी मैं फिर से जब भी कुछ अच्छी चीज बोलूंगा तो फिर से अभी बार बार वाह वाह या तारीफ की मांग नहीं करूंगा। लास्ट बार बोल रहा हूँ, जो भी चीजें वंडरफुल आएगी आपको वाव टाइप करना है, मेरे लिए नहीं टाइप करना है। आपके अंदर का ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए, ग्रंथकारों के लिए टाइप करना है। ओके, एला आया है अंगमर्द प्रशमन महाकषाय में। ओके, शुक्र क्षय का एक लक्षण अंगमर्द है क्या? शुक्र वेगावरोध में है ना। मधुर रस का एग्जैक्ट विपरीत रस कौन सा है? हीरक षड रस प्रधान है लेकिन उसमें भी मधुर प्रधान है। मधुर रस का एग्जैक्ट विपरीत रस कौन सा होता है? सिर्फ अष्टांग संग्रह में रेफरेंस है ये। यस, वेरी गुड। मधुर का विपरीत होता है कटु, अम्ल का विपरीत होता है तिक्त, लवण का विपरीत होता है कषाय। तो बहुत बड़ा फॉर्मूला सीक्रेट आपके पास खोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति मधुर रस का अति सेवन करने की वजह से आ रही तो आपको उसको कटु रस प्रधान औषधि देनी है। यदि किसी व्यक्ति ने दही खाया हुआ है बहुत, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होगा? दही खाने की वजह से यदि किसी को सोराइसिस हुआ है, आपका निदान है कि अम्ल रस इसका सेवन ज्यादा है, तो व्हाट विल बी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हिम? अम्ल का ऑपोजिट क्या है? तिक्तु रसास फर्स्ट, तिक्त प्रधान। तिक्त में कौन सा द्रव्य दोगे आप? तिक्त में भी सबसे बेस्ट कौन सा होगा? तिक्त में सबसे बेस्ट है गुड़ुची। यस, बहुत सारे द्रव्य दे सकते हो, वो सभी काम करेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट गुड़ुची काम करेगी। ओके, इस प्रकार से आपकी सोच विकसित करनी है। ओके, बैक टू द टॉपिक। एला अंगमर्द प्रशाय में भी और कटुक स्कंद में भी लिया है चरक ने। तो कहीं ना कहीं हीरक के जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं अति मधुर रस के कारण, उसको इसका कटु रस बैलेंस करता है। और ये अंगमर्द प्रशमन महाकषाय में है, इसलिए ये इनडायरेक्टली शुक्र धात्वाग्नि पे भी काम करता है, शुक्र का बल बढ़ाता है। और शुक्र का बल बढ़ाने से एब्सॉर्प्शन जो है इस कल्प का बहुत अच्छे से डीप लेवल पे हो जाता है। हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी फिर बहुत सारी खासियत है एला में, वो बाद में आप पढ़ लेना एला के, कि ये बस्ती कंठ रुजा हर है। मुख मस्तक शोधिनी बोला है इसको धन्वंतरि निघंटु में। मुख मस्तक शोधिनी मतलब मस्तक रोगों में, यानी कि ब्रेन ट्यूमर से लेकर हर एक में आप एला को यूज कर सकते हैं। वृंद माधव में तो हृदरोग में इसको सूक्ष्म एला और पिप्पली मूल को रहने के लिए बोला है। और मैंने काफी सारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स ने इमरजेंसी कंडीशन में राइल्स ट्यूब के द्वारा सूक्ष्म एला और पिप्पली मूल को दिया और इसके एक्सलेंट रिजल्ट्स लिए हैं। हेलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? लिसनिंग एंड लर्निंग शुड बी फन फॉर यू ऑलवेज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर योर लवली इन्वॉल्वमेंट। अभी आप लोग एक साथ हो मेरे, अभी ऐसे लग रहा है कि आप साथ में जुड़ रहे हो। ओके, वंडरफुल। तो अभी मुझे आप एक ऐसा डिसीज बता दीजिए जहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आई नेवर रिकमेंड फॉर्मूला, लेकिन मैंने इसलिए आपको पहले कंसेप्ट दिए, कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अभी आपको ये बताना है ऐसे कौन सी बीमारी है जहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एक बीमारी का नाम बता दिया आपने कि जिसमें फॉर्मूला नहीं काम करेगा, तो 500 रुपीज कैश प्राइज इमीडिएटली मिलेंगे आपको सेशन होने के बाद तुरंत। एक बीमारी का नाम बताना है आपको जिसमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 3 तक टाइम दे रहा हूं आपको।
चलो अच्छा है, आंसर तो आ रहे हैं आपके। अत्यग्नि में आ रहे हैं, संदर्भजन्य व्याधि में आ रहे हैं, भस्मक रोग आ रहा है, डायबिटीज आ रहा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, लवली। इसके ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चंस मैं जानबूझ के पूछ के छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप बाद में मुझे पूछो या ग्रुप पे डिस्कशन हो इसके बारे में, तो बेटर सोल्यूशंस मिलेंगे। क्योंकि कंदर्प कोकिल रस में आधे घंटे में या 1 घंटे में खत्म करना, ये इस कल्प के साथ नाइंसाफी है। इसके ऊपर मैं कम से कम 8 घंटे कंटिन्यूस बोल सकता हूँ। अभी आपकी कितनी कैपेसिटी आई डोंट नो। अगर रजत भाई अलाउ करेंगे तो अभी 10 बजे है, 4 बजे तक हम बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आई डोंट नो आप कितना सुन सकते हैं। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, मुद्दे की बात अभी ये आ रही है कि एक श्लोक बताता हूँ। क्या बात है संदीप सर, वेरी नाइस। 12 आवर्स, कोई तो है जो सच में सीखने के लिए बैठा है यहाँ पर। ही इज रेडी टू लर्न फॉर 12 आवर्स ऑल्सो। वंडरफुल। ऐसे लोग ही नहीं आज आयुर्वेद में, दुर्दैव है। सीखने वाले लोग नहीं है, सिखाने वाले भी कम है, सीखने वाले तो उससे भी कम है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक शायरी कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि थोड़ा सा बीच में कुछ ना, बहुत मीठी चीजें हो गई तो प्रॉब्लम हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, बीच में थोड़ी सी चटनी देनी चाहिए। तो शायरी के लिए रेडी है? उसके लिए तो वाह वाह कर सकते हैं ना। शेर सुनेंगे एक बढ़िया सा। तो अर्ज किया है, एक बार जरा आपका वीडियो ऑन करेंगे सभी लोग, आपके प्यारे प्यारे हंसते हुए चेहरे देखने हैं मुझे। थैंक यू एवरीवन, किसी ने भी ऑन नहीं किया है, थैंक यू। चलिए किस लोग की, पल्लवी मैम वंडरफुल, थैंक यू। रुचिता ने भी ऑन कर दिया है, ओके। तो आइए शेर सुनते हैं। हम सबको नजर करते हैं शेर, है ना। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, कि हम परों से नहीं हम हौसलों से उड़ते हैं, कि हम परों से नहीं हम हौसलों से उड़ते हैं। और एक के ऊपर एक शेर फ्री दे रहा हूँ आपको, स्पेशल ऑफर है आज के लिए। दूसरा शेर सुन लीजिएगा। सफर में मुश्किलें आ जाए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आ जाए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोक देता है तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोक देता है तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पर आ जाओ तो अक्सर घट जाते हैं दाम, बिकने पर आ जाओ तो अक्सर घट जाते हैं दाम। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो आपको खुद की कीमत लगानी है। यू आर नॉट अ नॉर्मल वैद्य, यू आर अ डिवाइन वैद्य, है ना। एक चरकाचार्य की अपेक्षा है कि आप एक डिवाइन वैद्य हो, आप एक सादे डॉक्टर नहीं हो। पहली बात तो आप डॉक्टर नहीं हो, यू आर ऑल वैद्य। डॉक्टर इज वन हु ट्रीट्स एंड वैद्य इज वन हु हील्स। तो पहले आपके नाम से डॉक्टर लगाना बंद कर दीजिएगा, अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी। जहां पर जरूरी है डॉक्टर मेंशन करना वहां पर जरूर करिए, लेकिन अन्यथा खुद को वैद्य तो बोलिए कम से कम। भले आप वैद्य नहीं हो, आप डॉक्टर भी नहीं हो और वैद्य भी नहीं हो मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी वैद्य बोलोगे बार बार तो कम से कम वैद्यत्व आएगा ना। विद्याम जानाति स वैद्य, जिसके पास विद्या है, दिव्य विद्या है, उसे वैद्य बोलते हैं। मैं भी वैद्य नहीं हूँ, है ना, मैं भी लगाता हूँ वैद्य, मैं तो प्राणाचार्य लगाता हूँ खुद के आगे। वो किस लिए लगाता हूँ? नॉट दैट आई कैन सेव प्राण ऑफ एवरी पर्सन, बट बिकॉज इट गिव्स मी अ फीलिंग कि मेरा ये काम है, मुझे प्राण का रक्षण करना है पेशेंट का, इसलिए लगाता हूँ। ओके, बहुत लोगों को लगता होगा कि सर के अंदर बहुत ईगो है या बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इसका मेरा पर्पज अलग है लगाने का। तो आपका पर्पज क्या है पहले डिफाइन कर लीजिए, और आपको किस लिए काम करना है वो एक बार डिसाइड कर लीजिए। ओके, नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंस मैं देता हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। चरतो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम यद उच्यते, ये किस धातु के बारे में कहा गया है? एक रेफरेंस है चरक संहिता में। चरतो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम यद उच्यते, रस रक्त मांस शुक्र मेद, किस धातु के बारे में ये रेफरेंस है? कभी पढ़ा है आपने? तुक्का मत मारना प्लीज, पढ़ा होगा तो बताना, वरना नहीं पता बता देना, क्योंकि कैश प्राइज रखी हुई है। ओके, ये रेफरेंस आया है शुक्र धातु के लिए। शुक्र धातु के लिए
पुमान जात बलादिक जो अध्याय है, वाजीकरण अध्याय, उसमें बोला है चरतो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम यद उच्यते। शुक्र क्या है? विश्व रूपी द्रव्य है, क्योंकि एक आत्मा से, एक आत्मा के शरीर के माध्यम से वो दूसरे द्रव्य में जाता है ना, दूसरे शरीर में। ऐसा कोई भी धातु हमारा एक से दूसरे में नहीं जाता है, लेकिन शुक्र एक ऐसा धातु है जो ट्रांसफर होता है। आप जो बने हो वो आपके पापा के शुक्र के वजह से बने हो, है ना, या माता का भी शुक्र बोल सकते हैं, दोनों के शुक्र की वजह से आप बने हो। तो यदि आपका शुक्र अच्छा है, कंदर्प कोकिल रस सेवन करोगे आप, तो आपके अंदर हेरिडिटरी चेंजेस आ जाएंगे आपके जेनेटिक्स में। आपकी वजह से जो भी कोई बनेगा उसकी भी लाइफ डिवाइन बनेगी। अगर आप शादीशुदा हो और बच्चे हैं, तो फिर आपके संपर्क में जो आएगा, आपकी ऑरा ऐसी बन जाएगी। क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे अगर हम बात करें, क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करें, तो कंदर्प कोकिल रस आपके पंच कोशों को शुद्ध कर देता है। आपका प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और अन्नमय कोश, इन पांचों कोशों को शुद्ध कर देता है। आपके षट चक्रों को एक्टिवेट कर देता है, आपका ऑरा क्लीन कर देता है। और क्या बताऊं यार इसके बारे में और ज्यादा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जान लोगे क्या अभी इस कल्प की? कितना काम करवाओगे एक कल्प से? बहुत हो गया अभी। अभी तो यूज कर दो इसको, है ना। स्टिल इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, और कुछ बताओ इसके बारे में। क्या इतना इनफ है? वैसे तो मैं आपकी पूरी संहिताओं की यात्रा करा सकता हूँ, पूरे निघंटुओं से और इससे यात्रा करा सकता हूँ। अभी किस प्रकार से आगे बढ़े ये मुझे बताइए, बिकॉज मेरे पास मैटर इतना है बताने के लिए कि प्रॉब्लम मुझे इसलिए आ रहा है कि इतना मैटर है। मैटर कम होता तो प्रॉब्लम नहीं आता। क्या बताओ और क्या नहीं बताओ ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मजा आएगा। यस, जैसे प्राजक्ता मैम ने पूछा कि मात्रा और काल बताइए, एक एक क्वेश्चन लेते जाएंगे। और अभी इसकी मात्रा जो है ना, वो डायरेक्टली दी हुई नहीं है कि कैसे लेना है। तो मात्रा का गणित हमारे इसमें ऐसा है कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, पुरुष के हिसाब से मात्रा डिसाइड करनी होती है। लेकिन फिर भी जो मेरे अनुभव के हिसाब से मात्रा है, पहले तो हीरक भस्म की मात्रा कितनी है ये पता है आपको? एक हीरक भस्म की मात्रा कितनी बोली गई है ग्रंथकारों में? 1/32 रत्ती से लेकर 1/16 रत्ती तक उसकी मात्रा बोली गई है। ओके, तो अगर आप ये कल्प बनाओगे तो आपको क्या करना है, एक सिंपल फॉर्मूला मेरा बता देता हूँ आपको, फिर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। रेडी फॉर इट? हीरक भस्म की आपको मात्रा समझ में आ गई। रस सिंदूर की मात्रा कितनी बोली है ग्रंथक में? रस सिंदूर की मात्रा है 1 रत्ती बोली है लगभग लेने के लिए। चूर्ण की मात्रा कितनी है? अभी इसमें एला चूर्ण भी आएगा, खंड भी आएगा। तो क्या बोलते हैं चूर्ण के बारे में शारंगधरकार, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं हमें, तो दूसरे ग्रंथों से लेने पड़ेंगे ना। चूर्ण की मात्रा कितनी होनी चाहिए आइडियली? चूर्ण की मात्रा दी है 1 कर्ष। ओके, दैट इज द पर प्रमाण, डिपेंडिंग अपॉन द्रव्य वो मृदु है, मध्यम है कि तीक्ष्ण है। अब ये थोड़ा सा तीक्ष्ण द्रव्य है, वैसे इलायची शीतवीर्य है, लेकिन उग्र स्वभाव की है, थोड़ी सी फास्ट एक्टिंग है, ऐसा बोल सकते हैं उसको, इसलिए उसकी मात्रा हम कम रखते हैं। तो अभी एनीवेज ये वो सब बातें छोड़िए, इसका पूरा एक फॉर्मूला बना के आपको देता हूँ कि आपको लेना है 1 मिलीग्राम हीरक भस्म, उसके बाद उसमें आपको डालना है 5 ग्राम रस सिंदूर, फिर आपको उसमें डालना है इलायची चूर्ण 10 ग्राम, और कौन सी चीज रह गई, कर्पूर इसमें डालना है आपको, भीमसेनी कपूर जो खाने वाला कपूर रहता है, ये आपको बस 3 ग्राम डालना है। आप नोट करके लिखिएगा और फिर बाद में कोई एक पूरा फॉर्मूला ग्रुप पे डाल देना। ओके, मैं फिर से भूल जाऊंगा ये सब चीजें। और कौन सी चीज रह गई, खंड शर्करा। खंड शर्करा की जगह आप, इसमें मैंने थोड़ा कस्टमाइज कर लिया है, मैं खंड शर्करा की जगह सीतोपलादी चूर्ण डालता हूँ। हेलो, आपने सीतोपलादी का लेक्चर सुना है मेरा यूट्यूब पे? यस, बहुत लोगों ने सुना है, वंडरफुल। क्या खासियत है सीतोपलादी चूर्ण की, कोई बताएगा? जो वो लेक्चर मैंने दिया था उसमें मर्म क्या है उसका, एक लाइन में। व्हाट इज द टेक अवे मैसेज ऑफ सीतोपलादी चूर्ण? सबसे धातु गामित ही है इसमें। यस, वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो इसमें जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए बता देता हूँ, सीतोपला, तुगाक्षरी, पिप्पल्या, बहुला, एला, त्वचा, ये 5 घटक है इसके अंदर।
तो ये मेरा हाइपोथेसिस था कि इसके अंदर 5 घटक वर्धमान क्रम में लिए, 1 भाग, 2 भाग, 4, 8, 16 इस प्रकार से लिया गया है। तो इसमें जो दालचीनी है वो 1 भाग है, वो रस रक्त धातु अग्नि पे काम करती है। ओके, उसके बाद क्या है, एला माउंस धातु अग्नि पे काम करता है स्पेसिफिकली, वैसे शुक्र भी करता है लेकिन माउंस पे ज्यादा करता है। उसके बाद पिप्पली मेद धात्वाग्नि पे करती है, वंशलोचन अस्थि मज्जा पे काम करता है, और शुक्र पे काम करने वाली खंड शर्करा इसके अंदर ऑलरेडी है, इसलिए मैंने इस कल्प को कस्टमाइज कर दिया। मैं उसमें खंड शर्करा की जगह सीतोपलादी डाल देता हूँ ताकि ये बाकी 4 चीजें भी आ जाए और इस कल्प की रीच और बढ़ जाए, सप्त धातुओं तक ये बहुत आसानी से मस्ती से फैल जाए ये कल्प। हेलो, इजंट दिस मैजिक? सुन के तो मैजिक लग रहा है नहीं, जब यूज करोगे तब बात की बात है। सुन के आपको ऐसा लगना चाहिए कि सच में ब्रह्मास्त्र मिला है आपको कुछ। आगे डिपेंड करता है आप अर्जुन हो या नहीं हो, और सामने दुर्योधन है कौन है उसके ऊपर आप इसको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर की बात है। पहले तो ये ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि अर्जुन को खुद खाना पड़ेगा, तब जाके उसका मजा आएगा बहुत ज्यादा। ये सेवन से मेरे अंदर क्या चेंजेस आए ये जरा आपको बता देता हूँ, फिर आपको जरा समझ में आएगा। इसके सेवन के बाद मैंने एक हरिओम आश्रम है सूरत में, वहां पर एक 7 दिन के लिए साधना की। एक ही रूम में बैठना है आपको, किसी से मिलना नहीं है 7 दिन के लिए। नो जन संपर्क, नो मोबाइल अलाउड, फैन अलाउड नहीं, बहुत गर्मी में हम गए थे, और कुछ भी अलाउड नहीं है, बोलना तक अलाउड नहीं है। लेफ्ट हैंड से आपको खाना खाना है 7 दिन तक, एक कण भी निवाला वेस्ट नहीं डालना है। ओके, और आपको दिगंबर अवस्था में रहना है, बिना कपड़े पहने हुए रहना है आपको उस रूम में, और बाकी आप 3:30 बजे उठना है और बाकी जो दिनचर्या करनी है। तो अगर मैं आपको बोलूं, आप में से कितने लोग ये टास्क कर सकते हैं आपकी लाइफ में? 7 डेज के लिए छोड़िए, एक दिन के लिए इस प्रकार से रह सकते हैं आप? वंडरफुल, चलो बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, यस यस यस। क्या बात है, अगर रह सकते तो बहुत बढ़िया बात है, आज ही बुक कर दीजिए हरिओम आश्रम। इट्स रियली वंडरफुल प्लेस। ओके, वहां पर यदि आप जाओगे रहोगे 7-8 दिन तो इतनी दिव्य शक्तियां हमारे अंदर होती है। हम लोगों ने सुना तो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आइसबर्ग फिनोमेना, वी ऑल नो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 0.1% है सिर्फ, सॉरी कॉन्शियस माइंड 0.1% है, बाकी 99.99% अनयूज्ड एनर्जीज है हमारे अंदर। वो कब एक्टिवेट होती है? जब आप अध्यात्म से जुड़ते हो, जब आप एकांत में जाते हो, जब आप ब्रह्मचर्य का तेज बढ़ाते हो, उसके बाद ये शक्तियां आपकी जागृत होती है और आपके मिराकल्स होते हैं आपकी लाइफ में, आप जीनियस बनते हो आपके फील्ड में। ओके, कौन कौन करना चाहेगा ये? आप सबने हाँ यस आंसर दिए, क्या बात है, आपको सलाम है भाई, ये आंसर दिए है। मुझे कोई पूछता थोड़े दिनों पहले तो मैं तो मना कर देता कि इट्स इम्पॉसिबल, नहीं रह सकता ऐसा। ओके, बाद में आप मुझे पिन कर देना, क्योंकि ये हमारे विषय लेक्चर का टॉपिक नहीं है। मेरा नंबर है 9503504200, जो सच में इंटरेस्टेड है मुझे मैसेज करिएगा। ओके, इफ इट इज टफ फॉर यू, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज से एक और चीज आपको छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, मेरे सदगुरु ने मुझे बताई थी ये बात और मैंने ये लगभग 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग द वर्ड्स डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल। देर इज नथिंग डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल इन लाइफ, एवरीथिंग इन लाइफ इज डिफरेंट। जहां पर भी आपका मन बोले ना ये डिफिकल्ट है, तो बस उस डिफिकल्ट वर्ड को ट्रांसफॉर्म कर देना, जस्ट बोलना डिफरेंट है, ये सिचुएशन मेरे लिए डिफरेंट है। जब आप इतना सा प्रोग्रामिंग चेंज कर देते हो ना, डिफिकल्ट वर्ड की जगह या इम्पॉसिबल वर्ड की जगह आप डिफरेंट वर्ड यूज करते हो, तो माइंड ऐसा प्रोग्राम हो जाता है, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आ जाता है आपका। यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एनी सिचुएशन और द पर्सन, यू आर फोकस्ड ऑन सोल्यूशन। हेलो, एम आई राइट? ओके, ये छोटा सा परिवर्तन करेंगे आज से हम। डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, मुश्किल, नामुमकिन, इन वर्ड्स को डिक्शनरी से बाहर फेंक देंगे, एटलीस्ट खुद के लाइफ से। ओके, पहले माइंडसेट करेक्शन होना जरूरी है। चक्रपाणी टीका की पहली लाइन से शुरुआत है कि उसने मन वचन काया पे जिसने विजय प्राप्त की है, वैसे पतंजलि, चरक और शेषनाग अवतार को नमन किया है। इसका मतलब आपका पहला करेक्शन मन पे होना चाहिए, मन के अफर्मेशन स्ट्रांग होने चाहिए, एक भी निगेटिव वाक्य मन में नहीं आएगा, एक भी वाक्य वचन में निगेटिव नहीं आएगा, तब जाके काया पे करेक्शंस होते हैं। ओके, डायरेक्टली काया पे काम करोगे तो ऐसा नहीं होता है। आपको मन और वचन पे पहले काम करना पड़ता है, आपका मन सशक्त बनाना पड़ता है, परावाणी सशक्त बनानी पड़ती है, तब जाके शरीर के लेवल पे आप चेंजेस ला सकते हो। ओके, यस।
ओके, तो आई थिंक मात्रा का आंसर आपको मिल गया है। अगर आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। आपके जो जो क्वेश्चन होंगे अभी इस कल्प से रिलेटेड आप पूछते जाइए, फिर उसके हिसाब से मैं आपको सुपरफिशियल आंसर्स देने हैं आपको या डीप आंसर्स देने हैं वो डिसाइड करेंगे। यस, वीडियो ऑन करेंगे तो मजा आ जाएगा। 5 मिनट के लिए ज्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका। आप चाहते हो तो कितना भी लूंगा, रजत सर परमिशन देते हैं तो 4 बजे तक कंटिन्यू करेंगे, मजा आ जाएगा। ऐसा कुछ हो गया तो न भूतो न भविष्यति ऐसा लेक्चर हो जाएगा। अनुपान चेंज कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। इन्होंने दुग्ध का अनुपान दिया है, वो किस लिए दिया है? अपनुर्भव के लिए दिया है। मतलब अगर आपका कोई व्याधि है, मान लीजिए आपके पास ज्वर का पेशेंट आया हुआ है, वो ठीक हो गया है, आप चाहते हो कि इसको फिर से ज्वर ना आए, तो आप उसको दुग्ध के अनुपान के साथ रख सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति दुग्ध असाथ में है, उसने कभी जिंदगी में दूध लिया ही नहीं है, तो आप उसको घृत दे दीजिए। घृत भी नहीं ले सकता तो उसको कैडबरी के साथ दे दीजिए। हेलो, कंदर्प कोकिल रस विथ किटकैट विथ डेयरी मिल्क दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? दे सकते हैं। वी हैव टू कस्टमाइज, काल के हिसाब से चलना होगा। चरक ने भी लिखा हुआ है, पथ्य कैसा होना चाहिए? पेशेंट को प्रिय हो ऐसा पथ्य दो। पथ्य कभी भी अप्रिय नहीं होता है। पेशेंट हितकर और पथ्यकर और प्रिय ऐसा होना चाहिए, पथ्य की डेफिनेशन है। ओके। रोग अधिकार इसका एज सच रोग अधिकार नहीं है। हीरक भस्म का जो प्रकरण है रस तरंगिणी का, उसी में कंदर्प कोकिल रस आया हुआ है। यस, अभी आप अनम्यूट करके पूछिए, क्योंकि इतने सारे चैट्स में देख नहीं पाऊंगा। अनम्यूट करके आपने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं एक एक करके आप पूछते चले जाइए, और अद्भुत मजा आएगा आपको। मैं आपको दीवाना बना के रख दूंगा इस कल्प का। आप चाहकर भी बाद में बेवफाई नहीं कर पाओगे। हेलो वर्षा मैम, बेवफाई नहीं करोगी ना? बॉयफ्रेंड के साथ किया तो चलेगा, आयुर्वेद के साथ मत करना सिर्फ। सर सीतोपलादी की मात्रा समझ में नहीं आई। हाँ जी मैम, इसमें सीतोपलादी चूर्ण आप 3 ग्राम डाल सकते हैं, 3 to 5 ग्राम। एज पर माई एक्सपीरियंस इट इज नॉट इंडिकेटेड एज सच इन द फॉर्मूला, लेकिन 3 से 5 ग्राम डाल सकते हैं। हाँ, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया है आपको, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बताया है, ये आपको सॉरी सॉरी 3 से 5 ग्राम नहीं है, तो मैंने 7 दिन के हिसाब से बताया आपको। आपको लगभग 12 ग्राम सीतोपलादी इसमें डालना है। हाँ, ओके, 12 ग्राम थैंक यू। सीतोपलादी चूर्ण। एंड जो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया, ये 1 मंथ का फॉर्मूला है, 1 महीने ओके, का डोज है। और इसको आप फिर डिवाइडेड डोसेस में आयुर्वेद के सिद्धांत यूज करके यूज कर सकते हो। अगर कोई मान लीजिए हार्ट का पेशेंट है और उसमें आपको देना है, तो आप व्यान काल में दोगे इसको। अगर वो कास का पेशेंट है तो उसको मुहुर मुहुर दोगे। अगर वो पेशेंट मूत्र और शुक्र रोग लेके आया है, तो इसी को आप च्यवनप्राश में मिला के दे सकते हो, क्योंकि च्यवनप्राश की फलश्रुति में बोला है मूत्र शुक्र रोग नाशन। तो इसको इस प्रकार से भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, बिकॉज स्काई इज द लिमिट, आप इसको क्या ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। यस, यश भाई बोल रहे कि कैन वी यूज इट माई मेकिंग सूक्ष्म? ग्लूकोज में सूक्ष्म करने की जरूरत नहीं है इसको। आप सीतोपलादी में ही सूक्ष्म कर लेना। गोट मिल्क में भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सीतोपलादी में ही सूक्ष्म कर लीजिए। इसकी आपकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दालचीनी या इलायची कर्पूर जैसे द्रव्य आएंगे, तो इसमें फंगस या ऐसा कुछ लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। ज्यादा दिन तक ये कल्प रहेगा। ओके, प्रियंका मैम ने डाला है, थैंक यू। एक बार मैं करेक्ट कर लेता हूँ ये कॉम्बिनेशन। हीरक भस्म 1 मिलीग्राम, रस सिंदूर 5 मिलीग्राम, एला 10 मिलीग्राम, सॉरी एला इज नॉट 10 मिलीग्राम, एला इज 3 ग्राम्स, कर्पूर इज 3 ग्राम, सीतोपलादी इज 12 ग्राम। यस, ये 1 मंथ का डोज होगा। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है, इसमें कस्टमाइजेशन को पूरा स्कोप है। आयुर्वेद की ये ब्यूटी है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष। सब घोड़े 12 टक्के नहीं होते हमारे में। यस, अभी आप अनम्यूट करके प्लीज पूछिए। तब तक एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट शेयर कर देता हूँ आपके साथ। रस से रक्त का, रक्त से मांस का, ऐसा पोषण आपने सुना होगा, या रस से सभी का पोषण होता है, ऐसे आपने सुना होगा। हेलो, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट बल्ब मोमेंट? ओके, तो उत्तर उत्तर धातु पोषण आपने सुना है, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि शुक्र से मज्जा का पोषण होता है, मज्जा से अस्थि का पोषण होता है, अस्थि से मेद का पोषण होता है?
हेलो, ऐसा होता है या नहीं होता है शरीर में? होता है ऐसा? जो बोल हाँ बोल रहे हैं वो रेफरेंस बताइए, ऐसा कहाँ लिखा है कि उल्टा प्रतिलोम पोषण होता है? धातु स्नेह परंपरा, ये गृहिणी में एक रेफरेंस आया है। सब धातु आपस में कनेक्टेड है। जैसे अभी हम 43 लोग हैं, हम कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड हैं। जितिक्षा के जो वाइब्स है अभी वो मुझे मिल रहे हैं, सरिता मैम के जो वाइब्स है वो मुझे मिल रहे हैं। अगर आप लोग 100% प्योरेस्ट वाइब्रेशंस में हो तो ये प्योरेस्ट लेक्चर होगा, ऐसा लेक्चर जो आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन आप में से 8-10 लोगों के निगेटिव इमोशंस होंगे, अभी पूरी तरीके से आप जुड़े नहीं होंगे, तो ये लेक्चर बेस्ट नहीं होगा। दिस इज क्वांटम फिजिक्स। ओके, ये जो टाइप करके बता रहे हैं हो सके तो अनम्यूट करके बताइए, गलत हुआ तो भी चलेगा, है ना। उल्टा धातु सर पोषण ये मेरा टोटल क्वेश्चन है। सर इसका टोटल डोज कितना होगा, जैसे हम एक बार कितना ग्राम ले सकते हैं? देखिए अब ये सब पांचों चीजें दी है, उतने प्रमाण में आपको लेना है और फिर इसको डिवाइड कर लेना है 30 दिनों के लिए। 30 दिनों के लिए डिवाइड करना है, फिर हर दिन का भी आपका अलग आएगा। अगर आपने किसी को व्यान काल में देना है तो दिन का एक ही डोज आएगा। अगर आप मुहूर्त मुहूर्त दे रहे हो तो दिन में 4-5 बार आएगा, तो ऐसे 150 डोसेस हो जाएगी महीने भर के उसके। तो वो डिपेंड करता है ना। देखिए मैं तो यहाँ पर देने के लिए बैठा हूँ आपको बेस्ट। अभी आप कितना बेस्ट क्वेश्चन पूछते हो, कितने पूछते हो, कितनी शिद्दत के साथ मोहब्बत के साथ पूछते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अर्जुन कृष्ण क्वेश्चन ही नहीं पूछता तो भगवत गीता लिखी नहीं जाती। अग्निवेश क्वेश्चन ही नहीं पूछता तो चरक संहिता लिखी नहीं जाती, है ना। तो आपके क्वेश्चन डिसाइड करते हैं किसी भी चीज का आउटकम क्या होगा। सर यस जितिक्षा। सर जैसे कि आप कोई पित्त प्रधान प्रकृति का कोई पेशेंट है और तो हम्म और जैसे उष्ण गुण पर्टिकुलर ज्यादा है उसमें, तो क्या ये देना सही रहेगा सर? ये वंडरफुल, वेरी नाइस क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें विवेक लेके आना है। जो चीजें ज्यादा उष्ण है उसको आपको देना नहीं है। अभी इसमें उष्ण है ही क्या? इलायची, इलायची का वीर्य शीत बोला है ज्यादा करके निघंटुओं ने, लेकिन वो थोड़ा उग्र है जैसे मैंने बोला, तो इसका प्रमाण आप और कम कर सकते हो, 1.5 ग्राम। हीरक तो मधुर ही है, शीत ही है। फिर आपको सीतोपलादी नहीं यूज करना है ऐसे पेशेंट में, आप डायरेक्टली खंड शर्करा यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीतोपलादी में कुछ उष्ण वीर्य के द्रव्य, वो अवॉइड कर दीजिए। रस सिंदूर की अभी प्रमाण थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ये कस्टमाइज कल्प हो जाएगा पित्त प्रकृति वालों के लिए, है ना। जी सर। और घृत अनुपान यूज कर सकते हैं ना फिर सर? यस डेफिनेटली। अभी उसमें भी आपको क्या करना है, अगर वो पेशेंट घृत साथ में है, अगर उसको घी पसंद है तो आप उसको घी दीजिए। फिर उसमें आप सर्वोत्तम घृत दे दीजिए। सर्वोत्तम घृत कौन से है? 5 ही घृत सर्वोत्तम है पूरे आयुर्वेद में, कौन से बताइए? सिद्ध अम, घृत। इन पांचों से बढ़कर और कोई घी नहीं है। ये प्रमा मैडम का विधान है, बहुत बड़ा विधान मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत उनको सीखने के बाद ये अमृत रूपी ज्ञान मुझे मिला है, और आपको ये बहुत इजीली मिल रहा है आज रजत सर की कृपा की वजह से। तो एक चांदी का भस्म, रजत सर जो स्वतम चांदी है ना वो, जी सर। और आपको हीरे रूपी बात यहाँ पर मिल रही है। तो कौन से 5 घृत है सर्वश्रेष्ठ? ये 5 घी भी आप यूज करोगे प्रैक्टिस में तो अन्य 6 घृत की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड कल्याणक प्राजक्ता। होता। यस, कल्याणक महाकल्याणक एक ही पकड़ लेते हैं दोनों को। हाँ, और पंचगव्य पंचगव्य, परफेक्ट। और और पंचतिक्त, पंचतिक्त से भी बेटर है महातिक्त। यस। महातिक्त, धातु दाढ़ी मध्य शिथिलता घृत। को दूर करना, हाँ यस, दाढ़ी। दाढ़ी मध्य घृत और सुकुमार घृत। अभी मुझे बताइए, इन 5 घृत के अलावा किसी और घृत की आवश्यकता वाकई में पड़ सकती है क्या? अगर आपकी बुद्धि उतनी हाई है तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये 5 घृत को ही आपने ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया। इसके अंदर सभी के आंसर से जहां जहां पर घृत की अवस्था है, पहले तो घृत की अवस्था होनी चाहिए। घृत की अवस्था बोली गई है ज्वर अध्याय में, वात पित्तोत्तर अवस्था होनी चाहिए, साम अवस्था नहीं होनी चाहिए, तो ही आप घृत दे सकते हो, अन्यथा घृत नहीं दे सकते। तो जहां जहां पर ये अवस्था आपने निर्माण की है ना, तो वहां पर आप घृत दे सकते हैं। किसी का माइक चालू है तो प्लीज बंद करिएगा, अन्यथा आपको क्वेश्चन पूछना है यदि तो ये आप चालू रखिए, अन्यथा म्यूट रखिए।
एक रेफरेंस जरूर पढ़ लेना बाद में। मैंने जो प्रतिलोम की बात की थी उसका एक बहुत सुंदर रेफरेंस सुश्रुत संहिता में है। आई थिंक शोष प्रतिषेध अध्याय जो है उत्तर तंत्र में, वहां पर ये बहुत खूबसूरत रेफरेंस है। बल्ब मोमेंट हो सकता है शायद आपके लिए, मैंने जब पढ़ा मेरे लिए तो बल्ब मोमेंट था आज से 4 साल पहले। तो जो लोग खुद को कम समझते हैं कि सर हमें तो कुछ नहीं आता, आपको तो बहुत आता है, उनके लिए एक बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत चीजें मुझे भी नहीं पता है, अभी अभी पता चली। अभी भी मैं डांट खाता हूँ परमा मैडम की, तू इतना बड़ा हो गया फिर भी तुझे ये नहीं पता है। सो लर्निंग इज एन एंडलेस प्रोसेस। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आप कुछ भी सीख सकते हो और आपको कुछ भी नहीं आता है वास्तव में, क्योंकि समुद्र इव गंभीरम, ऐसा बोला है चरक के बारे में। ये शास्त्र समुद्र के जैसा गंभीर है, उसमें कितनी डेप्थ है इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो श्लोक आया है, शोष प्रतिषेध अध्याय जो है सुश्रुत उत्तर तंत्र का 41वां अध्याय है, उसमें दिया है अति अंतरम क्षीयन्ते धातवा सर्वे तथा शुष्यति मानवः। ओके, इस प्रकार का उसके अंदर दिया गया है। श्लोक नंबर 10 में इसकी टीका बहुत सुंदर है डल्लन की, कि शुक्र क्षय से क्या होता है, पूर्व धातु का क्षय कैसे होता है, इसका यहाँ पर सटीक उत्तर दिया गया है। ओके, इसका एक स्नेह परंपरा, हर धातु दूसरे से स्नेह परंपरा से जुड़े हुए हैं। मेरा लेक्चर भी है यूट्यूब पे इसके ऊपर, स्नेह सारो अयम ही पुरुषः नाम से एक लेक्चर है, या घृत सुपर फूड ऑफ इंडिया, इस प्रकार का लेक्चर है, उस पर भी आपको इसका आंसर मिलेगा। प्लीज डोंट टाइप इन द चरक बॉक्स, अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चंस। इससे आगे मैं एक भी आंसर का जवाब नहीं दूंगा, जो आप लिख के भेजोगे, अनम्यूट करके जो बताएगा उसके ही क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। नमस्कार सर। सर ये मधुमेह के पेशेंट में हम कैसे दे सकते यस हैं, उपयोग कर सकते हैं ये रसायन? यस, वंडरफुल। ओके, पहली बात तो मधुमेह का निदान आयुर्वेदिक होना चाहिए। शुगर बढ़ी हुई है मतलब मधुमेह नहीं है ना। मधुमेह का निदान यदि होता है तो आप पाओगे कि मधुमेह, अगर अष्टांग संग्रह की संप्राप्ति देखो मधुमेह की, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि धातु क्षय हो जाता है बहुत ज्यादा अंत में, और इसी की वजह से पूरे शरीर के अंदर सारभूत ओज रूप द्रव्य मूत्र से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन बहुत सारे HIV एड्स के पेशेंट में आपको दिखती है, सो कॉल्ड डायबिटीज में भी ऐसे पेशेंट में दिखती है। तो ऐसे इसमें आप बिंदास इस कल्प को यूज कर सकते हैं, इसका और शुगर का कोई संबंध नहीं है। उल्टा ये कल्प मीठा होने के बावजूद भी शुगर कम करेगा, क्योंकि आपका बल बढ़ा रहा है। आपका बल बढ़ने से इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम अच्छी हो गई तो अपने आप जो इंसुलिन रिसेप्टर से वो अच्छे से काम करने लग जाएंगे, और आपको शुगर इंटॉलरेंस या इंसुलिन रेजिस्टेंस ये सब चीजें अपने आप मिट जाएंगी। तो ये कंसेप्ट दिमाग से मिटा दीजिए कि मीठी चीज से मीठी चीज बढ़ती है। दिस इज नॉट ट्रू। कफज प्रमेय में सर दे सकते हैं सर इसको? यस, कफज प्रमेय में आप इसको थोड़ा सा और तीक्ष्ण बना के दे सकते हैं। तो इसमें जैसे आप इलायची का प्रमाण बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, इसके अंदर कुछ प्रमाथी द्रव्य और डाल दीजिए, जैसे प्रमाथी मरीचम बचा, मरीचे प्रमाथी द्रव्य उत्तम, तो आप इसमें मरीच डाल दीजिए और बढ़िया तरीके से काम करेगा। जो मैंने फॉर्मूला बताया वो 1 महीने का डोज है। ओके, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑन एन एवरेज डोज है, इसमें बढ़ा चढ़ा कर भी चीजें हो सकती है। बहुत ज्यादा उपद्रव अवस्था में है, बहुत चीजें, तो इसका डबल डोज में भी दिया है। जो मैंने फॉर्मूला दिया है उसको डबल करके भी दिया है, और कई कई जगह पे 1/4 भी दिया हुआ है। हेलो। ये साशी मैम। जी मैम, बताइए प्लीज। छाया मैम, आपका माइक म्यूट करेंगे? ये आशी मैम please। Someone was asking the question, right? सर मनस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं क्या सर? कौन से प्रॉब्लम में? मनस सर, मनस रिलेटेड। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, तो अभी देखो, पहली बात तो हीरक जो है ना वो खुद शुक्र ग्रह का अवयव है, इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। ओके, तो मन जब भी वीक होता है, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि मानस विकार की चिकित्सा किसी दवाई से नहीं होती है। सबसे बड़ा डिप्रेशन का पेशेंट दुनिया में कोई था पहला, तो वो था अर्जुन। अर्जुन का श्लोक क्या है?
अर्जुन वॉज अ डिप्रेसिव पेशेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, इस प्रकार का रेफरेंस है। ये जो क्लासिकल डिप्रेशन के साइंस उसके अंदर थे। और भगवान कृष्ण ने ऐसे डिप्रेसिव पेशेंट को ब्राह्मी वटी या सुवर्ण भस्म, हीरक भस्म ऐसा कुछ दिया था क्या? नो सर। नो, दिस मीन्स दैट मानस विकार की चिकित्सा औषधि से बहुत कम लेवल पे होती है। मानस विकार इसकी चिकित्सा क्या है? धी धैर्य स्मृति विज्ञान मानस औषधम परम। यानी कि आपकी बुद्धि, अध्यात्म विद्या, रोज भगवत गीता के एक दो अध्याय, एक दो श्लोक पढ़ना, सदगुरु का सानिध्य, अच्छे लोगों का सानिध्य, इस प्रकार की वास्तव में मानस रोगों की चिकित्सा है। लेकिन ये कल्प बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो रहे हैं आपके, और बहुत सारे नए नए डाउट्स भी निर्माण हो रहे हैं। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ देन आई एम डिलीवरिंग अ गुड लेक्चर। बहुत डाउट्स निर्माण होने चाहिए नए नए, और बहुत सारे होने चाहिए। इस लेक्चर में अगर हेलो। हो रहे होंगे देन ओनली आई एम डिलीवरिंग अ गुड लेक्चर। यस मैडम, बताइए छाया मैम प्लीज। हाँ सर, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये रस सिंदूर की मात्रा सिर्फ 5 मिलीग्राम है। इसको अगर हम पूरे महीने के डोज में ऐड करते हैं तो वो बहुत कम हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कैसा होना यस यस, चाहिए? सॉरी सॉरी, 5 मिलीग्राम नहीं है, शायद मैंने गलत बोला होगा। इट इज 5 ग्राम, 5 ग्राम मात्रा है। अच्छा, वो 5 ग्राम है। तो ये जो तो मतलब 1 ग्राम, हाँ आपने, ग्राम हीरक बस में इसको हमें 30 डोसेस में डिवाइड करना है, सही? 1 ग्राम हीरक भस्म को और 30 डोज हमको डिवाइड करना है, सही है? हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। 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 रजत भाई लेना है और यस सर। नहीं, उसके लिए कितनी देर? सर उस छाया मैम की आवाज नहीं आ रही थी ना, दैट सर। यस यस यस, कितनी देर लेना है ये मुझे बता देना एक बार आप, जब और तक कितनी देर मन कंटिन्यू करे, करना है। कोई से नहीं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस 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 सर। हेलो। जी जी हेलो। छाया मैम पूछिए। हाँ। हाँ सर, यस वही यस, मैं डोज का ही मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि वो 1 ग्राम हीरक भस्म 12 ग्राम नहीं नहीं सीतोपलादी नहीं, में हम, हाँ। 1 ग्राम। हाँ एक बार आप सभी आपने जो लिखा है ना वो एक बार बता दीजिए। मेरे तरफ से भी कुछ गलती हुई होगी तो करेक्ट कर लेता हूँ। हाँ एक बार फिर से बताइए। चैट में है। एक मिनट ना सर, मैं बताती हूँ, प्लीज। हाँ 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 यस। हाँ सर। हीरक 1 मिलीग्राम, नॉट इवन ग्राम, इट इज 1 मिलीग्राम। रस सिंदूर 5 मिलीग्राम। एला मैंने 3। मैंने मिली, अरे एक हाँ। मिनट मैंने हाँ, ये मिलीग्राम शायद बोला बाद में क्या? करेक्ट। हाँ। ग्राम बोला था? हाँ तो, हाँ, एक मिनट, अभी हाँ आपने करेक्ट बताया कर कि ये लीजिए ग्राम सभी। होना चाहिए, ठीक है। हाँ यस, हाँ या हाँ एला और आगे? 3 मिलीग्राम, लेकिन वो बाद में ग्राम करके करेक्शन हो गया है सर। ओके। हाँ और कपूर 3 ग्राम, और सीतोपलादी 12 ग्राम। तो सर ये, तो ये हार्डली 20 ग्राम का कुछ हो रहा है, तो उसको हम 30 डोज में डिवाइड यस करें। अच्छा, ऐसा यस है। एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू। वही राइट रस राइट। सिंदूर का डोज ही थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, इसके लिए मैंने बोला। थैंक यू सर, थैंक यू। जी यस। ओके सर, थैंक यू। हाँ बाकी अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए है तो आप रस तरंगिनी में उसके एग्जैक्टली डोसेस देख सकते हो। जैसे हीरक भस्म का 132, 1/32 रत्ती से लेकर 1/16 रत्ती है। रस सिंदूर का 1 रत्ती है, तो उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट करके बना सकते हो। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। यस, और किसी को कोई सवाल पूछिए, आप जितने सवाल पूछ सकते हो उतने पूछिए।
किसी ने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछे हैं, नाइस क्वेश्चन। ओके, ये भी हमारे सर हमेशा बोलते थे पहले आपको किस में नहीं देना ये पता होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अभी सब अपने इतनी चर्चा की है तो किस में नहीं देना है? यही मेरा एक पहले से क्वेश्चन था आपका कि एक ऐसी बीमारी बताइए जिसमें ये नहीं दे सकते हैं। तो किसी किसी ने बोला है भस्मक वगैरह वगैरह सब चीजें। ओके, तो उसमें भी आप युक्तिपूर्वक इसको यूज कर सकते हैं। भस्मक की जो ट्रीटमेंट बताई है उसको इसके अंदर मिक्स करके आप दे सकते हो। मोम वगैरह जो अत्याग्नि की चिकित्साएं बताई गई है उसके अंदर आप मिक्स करके इसको दे सकते हैं। बिकॉज दिस इज अ योगवाही कल्प। योगवाही मतलब ये जिसके साथ मिलेगा उसके जैसा भी काम करेगा ये। खुद का तो अपना असर दिखाएगा, ये उसके साथ भी काम करेगा। तो लिटरली ऐसे एक भी कंडीशन नहीं जिसके अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते। और इसको दया व्यपाश्रय से सिद्ध करते हैं आप तो और मजा आ जाएगा। ऐसा कोई भी वैद्य नहीं करता है, कोई भी नहीं बोलूंगा, इट विल बी वेरी बिग स्टेटमेंट। बहुत कम वैद्य दया व्यपाश्रय से सिद्ध करते हैं किसी दवाई को। जैसे दमा या जैसे ऋषि तुल्य व्यक्ति है ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो आप स्वयं इसको आतुर रक्षा स्तोत्र से सिद्ध कर सकते हैं, ताकि दैव का भी एलिमेंट उसके जगह में जाएगा। आपके पॉजिटिव वाइब्स, क्वांटम फिजिक्स भी काम करेगा उसके अंदर। आपके वाइब्रेशंस उस कल्प में जाएंगे तो उसकी रीच और बहुत जबरदस्त हो जाएगी। हाँ, सिद्ध कैसे करना है इसको? जब भी आप कल्प बना लोगे तभी आतुर रक्षा स्तोत्र 11 बार बोलना है आपको। ब्राह्म मुहूर्त पे बनाइएगा इसको, बनाओगे तब। या तो अभिजीत मुहूर्त होता है तो आप अभिजीत मुहूर्त गूगल पे जाके टाइप कर लेना, उस दिन का अभिजीत मुहूर्त आपको मिलेगा। उस टाइम पे वो 11 बार मिक्सिंग करते करते 11 बार आतुर रक्षा स्तोत्र बोलना है, प्योरेस्ट वाइब्रेशंस के साथ, कि ये पेशेंट का हर एक किस्म का दुख दूर करने में ये कल्प और मैं निमित्त बनूं। ऐसे वाइब्रेशंस, ऐसा भाव रखते रखते मंत्र बोलते बोलते इसको करना है। इट्स वेरी सिंपल। इसके लिए कोई सिद्ध पुरुष ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं, हर एक वैद्य अपने प्योरेस्ट वाइब्रेशन से सिद्ध कर सकता है उसे। दैव, युक्ति और सत्व तीनों का कॉम्बिनेशन यदि हम करते हैं तो ही चिकित्सा सिद्ध होती है। हम आधी अधूरा चिकित्सा करते हैं इसलिए सिद्ध नहीं होती। हर एक व्याधि में दैव उपाश्रय इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आप मेरा दैव उपाश्रय का लेक्चर जरूर सुनना, बिकॉज अगेन बहुत टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को लगता होगा दैव उपाश्रय आध्यात्मिक व्याधियों की चिकित्सा है या किसी की, तो दैव उपाश्रय शारीरिक व्याधियों की चिकित्सा बताई है चरक ने। हर एक शारीरिक व्याधि में दैव उपाश्रय इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। किसी ने क्वेश्चन पूछा है हाइपोटेंशन में यूज कर सकते हैं क्या? अगेन ध्यान से सुन लेना एक बार फिर से। वी शुड नेवर प्ले क्रिकेट यूजिंग रूल्स ऑफ फुटबॉल। हेलो, वी शुड नेवर प्ले क्रिकेट यूजिंग रूल्स ऑफ फुटबॉल। आई थिंक इस वाक्य में आंसर मिल गया होगा आपको। पाचक अग्नि और धातु अग्नि में क्या डिफरेंस है? ये मतलब एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया एग्जैक्टली मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप? पाचक अग्नि और धातु अग्नि में क्या डिफरेंस है? अनम्यूट करके थोड़ा इलेबोरेट करके पूछिए, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। डिफरेंस इन व्हाट एस्पेक्ट यू आर आस्किंग? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न प्रियंका मैम ने पूछा है, तब तक वो देख लेते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को अधिकतम लाभ हेतु इसका सेवन किस काल में करना चाहिए? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर आपको आपका स्टेटस पता है हेल्थ का, क्योंकि आप हो या मैं, हम कोई भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, पहली बात है ना। हम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं, तो आपको देखना है धातु साम्य के कितने लक्षण आपके अंदर है। जब आप वो 16 लक्षण देखोगे चरक विमान 8/89 में, या मैंने उसका पीपीटी बना के बीच में भेजा हुआ है भी ये बहुत ग्रुप्स पे, कि धातु साम्य के लक्षण आपको खुद में चेक करने हैं, उसमें से कौन से लक्षण की कमी है। फिर उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि आपको रस रक्त मांस में किस धातु पे ज्यादा काम करना है, किस वायु पे ज्यादा काम करना है। उसके हिसाब से आप औषधि काल का चयन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप मुझसे पूछो कि स्वस्थ व्यक्ति में कब देना है, तो आपको ब्राह्म मुहूर्त पे लेना चाहिए और मुहूर्त मुहूर्त लेते लेना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त पे लो और हर 3 आवरली चुटकी 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 लेना है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत भी हम नहीं जानते हैं, एक चुटकी रस सिंदूर की भी कीमत हम नहीं जानते हैं, और एक चुटकी कंदर्प कोकिल रस की कीमत तो हम क्या ही जानेंगे। उसको लोगे तब समझ में आएगा। हाँ, नमस्ते सर। यस, बोलिए कुमकुम जी।
सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी पाचक अग्नि होती है, जठर अग्नि होती है बेसिकली, उसको इंक्रीज करने के, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास है। पर मुझे धातु अग्नि का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि मतलब सपोज अगर हमारी सिर्फ मेद की जो धातु अग्नि है वो कमजोर है, तो उसको कैसे करेक्ट करें, या कोई भी स्पेसिफिकली धातु की जो अग्नि है उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का। राइट। अब इसके 3-4 आंसर्स हैं, आप सुन लीजिए आराम से। पहले तो करेक्शन बात की बात है, पहले वो अग्नि विकृत कैसे हुआ है, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मेद धातु वीक है ना? तो इसका आपको आंसर मिलेगा, ज्वर अध्याय चिकित्सा में लक्षण दिए हैं। रस धातु ज्वर में भी दिया है, कुष्ठ में भी दिया है, जहां पर भी धातुगत अवस्था होती है वहां के लक्षण दिए हैं। तो उसमें से आपको वो धातु विकृत हुआ ये समझ में आएगा, एंड बाय करोलरी वो अग्नि विकृत है ये समझ में आएगा। फिर अभी आपको उस धातु पे काम करने वाले द्रव्य कौन से ये पता होना चाहिए। इसके लिए आपको निघंटुओं को उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जैसे पिप्पली का गामित्व मेद धातु पे है, ये दिया हुआ है क्लियर। बस्ती का अजमुदा इस द्रव्य का और बस्ती ये वैसा दिया हुआ है। तो कौन सा धातु और कौन सा अवयव स्पेसिफिकली वो द्रव्य काम करता है, ऐसा आपको हंटिंग करोगे तो मिलेगा। उसके लिए रेडीमेड कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। और अगर आपको चाहिए तो एक कोल्हटकर सर, जो सबसे बड़े टाइकून माने जाते हैं आयुर्वेद के, उनकी बुक है माधवाय स्वाहा, मराठी में बुक है। उसके अंदर धात्वाग्नि के ऊपर कुछ अच्छे आर्टिकल्स है, वो आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। ओके सर, ठीक है। ये सर वो कौन सी बुक है? हम्म। जी दीक्षा जी, आपका थोड़ा रेंज इशू है, आप टाइप करके बता दीजिए आप। सर वो पूछ रही है कौन सा बुक है, जो आपने अभी बताया। माधवाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा। सर इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन नहीं है क्या? मराठी है क्या सर? आई थिंक नहीं है, फिर भी मैं चेक करके बताता हूँ। उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स इंग्लिश में है, लेकिन आई थिंक नहीं है। एक्सेलेंट बुक है। आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो आपको वो ट्रांसलेट करके दे सकते हैं, दैट सो दैट लैंग्वेज शुड नेवर बी एन इशू फॉर लर्निंग। जो वन ऑफ द सबसे बड़े डॉन आज जो जमदग्नि सर है, गाडगिल सर है, जो टाइकून समझे जाते हैं, ये उनके शिष्य रहे हैं। तो सोचिएगा उनकी क्या लेवल होगी, उनके आर्टिकल्स उसके अंदर है। तो बहुत जबरदस्त बुक है। वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन, विच निघंटू कैन वी सी? तो देखो, आपको प्रैक्टिकली सभी निघंटू पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैंने आपको सिंपल सोल्यूशन आपको देता हूँ। निघंटू आदर्श बुक आप आपके पास रखिए। निघंटू आदर्श ये बापालाल वैद्य जी की बुक है। इसके अंदर इतना ब्यूटीफुली सभी एक तो पर्याय नाम दिए हुए, पर्याय नाम का अर्थ दिया हुआ है। जैसे गुड़ूची को चंद्रहासा क्यों बोलते हैं, है ना? तो यष्टि मधु को क्लीतक क्यों बोलते हैं, पर्याय नाम के हिसाब से भी हमको द्रव्य यूज करते आने चाहिए। तो वो उसमें मिलता है। दूसरे उसके अंदर बहुत क्लिनिकल यूजेस है, ऐसे ऐसे चीजों के रेफरेंसेस है, वृंद माधव से, चक्रदत्त से, डायरेक्टली हर एक द्रव्य के वैसे रेफरेंसेस, और संहिताओं में भी वो द्रव्य कैसे यूज किया गया है वो पूरा उस बुक में दिया है। आई थिंक इससे बढ़कर कोई बुक नहीं है जो इस प्रकार का कंपाइलेशन या इस प्रकार का द्रव्य के बारे में रीच देती है। ओके, निघंटू आदर्श इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। दूसरा आपके पास एक बुक होनी चाहिए, क्या नाम है, एक सेकेंड, हाँ, यस, द्रव्यगुण शास्त्री बाय द्रव्यगुण विज्ञान बाय JLN शास्त्री। इनकी 5 वॉल्यूम्स आती है, ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। ये भी 5 वॉल्यूम्स का कलेक्शन आपके पास, और निघंटू आदर्श, बस इतना पर्याप्त है फिलहाल के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो, अगर आप वैद्य है तो मैं तो बीच में मैंने लिस्ट भी भेजी थी 2-4 ग्रुप्स पे, 10 से 15 बुक्स अगर ये द्रव्यगुण की आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आपको द्रव्यगुण में इंटरेस्ट है तो। और आपको सच में द्रव्यगुण सीखना है जैसा कभी आपने सीखा नहीं होगा आज तक लाइफ में, तो आप द्रव्यगुण सेशन जरूर अटेंड करिए, हमारा द्रव्यगुण की क्लासेस। आई एम सॉरी, मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूँ मेरे कोर्स की, लेकिन अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ। तो एवरी फ्राइडे हमारे द्रव्यगुण के क्लासेस होते हैं। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है क्लासेस तो आप मुझे मैसेज करिएगा, तो हम उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। और चरक के क्लासेस हमारे मंडे टू थर्सडे होते हैं, एवरी मंडे टू थर्सडे 5:30 AM इन द मॉर्निंग। एंड एवरी सैटरडे लाइफ कोचिंग होती है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट है, इमोशनल ड्रामाज हम लोग जो क्रिएट करते हैं, या आज के जो सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग हैं
वॉरेन बफे हो गए, एलन मस्क हो गए, ये लोग के सीक्रेट फॉर्मूले क्या है सक्सेस के, हम वो सब डिस्कस करते हैं। तो हमारी बहुत बढ़िया कम्युनिटी है चरक क्लैरिटी ओशन की। सो यू आर वेलकम इन दिस फैमिली विच इज अ फैमिली ऑफ लर्नर्स एंड ब्लिसफुल पीपल, ब्लिसफुल वैद्यास। ये द्रव्य गुण की बुक शेयर कर दूंगा मैं आपको। अ, हमारे साथ डॉक्टर मोनिका है चरक क्लैरिटी ओशन से, उनका नंबर मैं अभी टाइप करके भेज रहा हूँ आपको, आप उनको मैसेज कर देना, क्योंकि वो मैसेज मैंने कब डाला है वो फिर से मिलेगा नहीं मुझे, उनके पास अब रहता है वो रेडीमेड। 546734 5। ओके, ये मैंने आपको मैसेज कर दिया है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने 72 वीडियोस यूट्यूब पे डाले हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, कुछ फंडामेंटल्स है, कुछ डायरेक्टली कल्प है, लेकिन बाय गॉड मैं खुद को क्रेडिट नहीं लूंगा, 80% चीजें इसके अंदर मेरे गुरुओं की हैं, और गुरु भी पर मुझे मिले हुए हैं बाय गॉड्स ग्रेस। तपन सर, वैद्य ऋषिकेश मेहत्रे सर, प्रमा जोशी मैम, दमनिया सर, ऐसे बड़े बड़े टाइकून से मैंने सीखा है, और इनसे जो भी कुछ पाया है उसकी सेल्फ प्रोसेसिंग उस पर की है, और वो लेक्चर्स डिलीवर हुए हैं। इसलिए मेरा ये दावा है कि जो ये 72 लेक्चर सुनता है नोट्स निकाल के, वो फिर उसका नेक्स्ट वर्जन बनता है कि बिकम डिवाइन वैद्य। इज माई चैलेंज, ओपन चैलेंज है आपको। ओके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये लेक्चर्स, इसमें से लगभग 50 लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बाकी पेड लेक्चर्स है। यस, चलो 43 लोग में से 6 लोग तो गायब हो गए। एंड इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन लर्निंग। हम बहुत फालतू चीजों में बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सेल्फ ग्रोथ के लिए खर्चा ही नहीं करते। तो अच्छी बुक्स का संग्रह रखिए, अच्छे कोर्सेस है। चरक क्लैरिटी ओशन इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, मेरा कोर्स है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से कहीं पर भी सिखाया नहीं जा रहा है फिलहाल। देर इज पैसिव लर्निंग, यहाँ पर एक्टिव लर्निंग का ग्रुप है, वर्कशॉप टाइप है। आपको कुछ टास्क एक्टिविटीज दी जाती है, आपको वो करना होता है, और यहाँ पे कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, अकाउंटेबल बनते हो। एक दूसरे को आप जब साथ में काम करते हो तो ही सेल्फ ग्रोथ होती है, पैसिव लेक्चर से ग्रोथ नहीं होती है, कितना ही अच्छा लेक्चर क्यों ना हो। नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। हेलो, डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल अंडरलाइन, नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज एंड वी डोंट क्रिएट गार्बेज, वी लर्न अ सूत्र, अप्लाई इट इन आवर लाइफ फर्स्ट एंड देन इन द लाइफ ऑफ आवर पेशेंट्स। ये हमारा फॉर्मूला है, तो ही आप चरक बनते हो। हमें चरक पढ़ना नहीं है, चरक बनना है, और चरक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, चरक अवस्था का नाम है। च मतलब चारित्र्य, र मतलब रमणते, और क मतलब ज्ञान। ज्ञान, चारित्र्य और आनंद जिसके अंदर परमोच्च अवस्था में पहुंचा हुआ है उसको कहते हैं चरक। अभी हम वो इस जन्म में बनेंगे या कितने जन्म लगेंगे पता नहीं, लेकिन हमने ट्रेन तो पकड़ ली है चरक बनने की। है ना, am I right? जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता। रजत भाई तवज्जो चाहूंगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता। नशा हर चीज में होता है, हमें पीना नहीं आता। नशा हर चीज में होता है, एवरी स्मॉल एक्ट कैन बिकम डिवाइन, उसमें अवेयरनेस हो जाए तो। लेकिन हमारा मन अलग जगह पे होता है, वचन अलग जगह पर, और काया अलग जगह पर। तीनों के डायरेक्शंस अलग है, इसलिए कोई भी काम सक्सेस नहीं होता है हमारा। अभी आप में से भी 50% लोग सिर्फ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, मेरे साथ है ही नहीं, पास्ट में है या दूसरी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग की मना नहीं है, लेकिन जब आप कोई जबरदस्त चीज सुन रहे हो उस टाइम पे मल्टीटास्किंग नहीं चलती है। मल्टीटास्किंग कब करना है, जब आप वॉकिंग कर रहे हो उस टाइम पे आप गाने सुन सकते हो, लेकिन आप लेक्चर सुन रहे हो और उस टाइम पे आप चल रहे हो, इट्स नॉट अलाउड। लेक्चर सुनते हो टोटल फोकस, टोटल अवेयरनेस, बाकी सब चीजें बंद,
नोट्स, पेन्स रेडी, अलग अलग कलर्स होने चाहिए आपके पास, इस प्रकार के नोट्स बना के यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। आपको मल्टीटास्किंग पर्सन बनना है या मल्टी डायमेंशनल पर्सन बनना है, मल्टीटास्किंग वैद्य बनना है या मल्टी डायमेंशनल वैद्य बनना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। यस, वंडरफुल वर्षा मैम, थैंक यू। चलो, किसी का तो ग्रेटिट्यूड आया। ग्रेटिट्यूड के ऊपर इतना रिसर्च हो रहा है आज कैंसर में, जो लोग ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं करते क्षण क्षण में, उसको कैंसर होता है। हेलो, डू यू पता है आप सब लोगों को कैंसर की सबसे बेस्ट दवा कौन सी एलोपैथी में? ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर की सबसे बेस्ट दवा कौन सी डिस्कवर की गई है पता है आपको एलोपैथी में? आयुर्वेद का छोड़ दीजिए, एलोपैथी की बात करते हैं। अगर आपको आयुर्वेद में विश्वास नहीं होगा तो एलोपैथी में कौन सी दवा है ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कैंसर एज पर लेटेस्ट रिसर्च? सिर्फ नाम भेज देता हूँ ताकि आप उसके बारे में पढ़ोगे, फिर आपको समझ में आएगा आयुर्वेद कैसे ग्रेट है या ग्रेटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है, किसी ने सुना है क्या नहीं पता नहीं, इस दवाई के बारे में सुना है जो मैंने टाइप किया अभी जस्ट, इस दवाई के बारे में, ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कैंसर। एक्चुअली ये ड्रग बाइपोलर डिजीज के लिए इन्वेंट की गई थी, मेनिया के लिए, लेकिन अभी 2024 का अप्रैल का रिसर्च बताता है कि ये कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की वन ऑफ द बेस्ट ड्रग्स है। इसका सिंपल सा लॉजिक हो गया कि कैंसर इज अ मेनिया। हेलो, कैंसर इज अ मेनिया। कैंसर इज नथिंग बट एन ईगो ऑफ सेल्स। जिस सेल को लगता है कि वो बाकी सेल से अलग है, जिस सेल को लगता है कि मैं सबसे अलग हूं, मैं सबके ऊपर हुकूमत अपनी लगा सकता हूँ, सो ये इस ईगो की लेवल की अवस्था कैंसर है। तो हमें फंडामेंटली ईगो पे काम करना है। जिस व्यक्ति का ईगो को कम करना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड चाहिए। बिना ग्रेटिट्यूड के ईगो कम नहीं हो सकता। और ग्रेटिट्यूड कितना चाहिए, तो क्षण क्षण में ग्रेटिट्यूड चाहिए आपको। रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है, सुबह उठते ही 5 चीजें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। कितना कंप्लेन करते हो आपकी लाइफ में आप, लेकिन कितनी चीजें आपको मिली है जो करोड़ों लोग तरसते हैं, 2 आंखें से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शन है, कितने लोग गाँवों में इंटरनेट कनेक्शन तक नहीं है, एंड स्टिल यू आर कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। You should be so grateful for so wonders which God has given you. Okay. सो कैंसर का ओल कोई कारण नहीं, बाकी सब ऊपर के ऊपर कारण है, कैंसर का एक ही कारण है, ईगो। ईगो जब तक जिसका जितना ज्यादा है, अब वो ईगो इस जन्म का है कि अनेक जन्म का है वो अलग बात है, लेकिन बिना ईगो के कैंसर नहीं होता, और बिना ईगो कम किए कैंसर ठीक भी नहीं हो सकता। अगर आप इस कंदर्प कोकिल रस को भी सही से यूज करोगे ना, आप कैंसर स्पेशलिस्ट बन जाओगे। सिर्फ कैंसर पे एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जस्ट ऑन कंदर्प कोकिल रस ऑल्सो। यस, थैंक यू आशी मैम। और अगर तीनों एलिमेंट आपके अंदर आ जाए तो फिर कहने ही क्या, दैव युक्ति और सत्व, तीना का अमेलगमेशन करके आप ट्रीटमेंट कर पाओगे तो ही वो 100% ट्रीटमेंट है। सिर्फ युक्त विपाशरा इज ओनली 33% ट्रीटमेंट। और सबसे बड़ी ट्रीटमेंट कोई है चरक संहिता में तो वह है आचार रसायन। रस मतलब आत्मा, रसो वही सह, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में बोला है। रस मतलब आत्मा, अयन मतलब मार्ग। रसायन डजंट मीन सात धातु अच्छे होना, इट इज अ वेरी ऊपर के ऊपर कंसेप्ट। रसायन का एक्चुअल अर्थ होता है जो आपकी आत्मा तक को शुद्ध कर दे। और आत्मा कोई किसी द्रव्य से शुद्ध नहीं होती है, आत्मा आचार रसायन से शुद्ध होती है। जो 35 चीजें आचार रसायन की बोली गई है, सत्यवादिनम, अक्रोधम, निवृत्तम, मध्य मैथुनात, हिंसकम, अनायासम, प्रशांतम, प्रियवादिनम, जप शौच, परम धीरम, दान नित्यम, तपस्विनम। इस प्रकार की जो 35 चीजें बताई है उसका अहोभाव से स्मरण करना डेली। और ये 35 चीजें मेरी लाइफ में मैं कैसे उतार सकूं, इसका जो क्षण क्षण अवेयरनेस के साथ काम करता है उसके ऊपर, वो डिवाइन वैद्य बनता है। ओके। तो पहले तो ये निकाल दीजिए दिमाग से कि आप ऑर्डिनरी वैद्य हो, और होगे भी तो आज से निकाल दीजिए कि मुझे ऑर्डिनरी बन के रहना नहीं है। इफ आइंस्टाइन खुद बोलता है वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन दिस अर्थ फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस अर्थ फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हेलो, क्या बोलता है आइंस्टाइन? वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन दिस अर्थ फॉर अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस अर्थ फॉर अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। साइंस का एक आदमी एक स्पिरिचुअलिटी का एक ये विधान करता है
ये आचार रसायन का महत्व प्रतिपादित करता है। ठीक है, यही भारतीय तत्वज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद। ओके, तो इस रियलाइजेशन को आने के लिए आपको आचार रसायन सेवन करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ये करने से होता है। और आप जहाँ कहीं पर भी हो, सीखो भी और सिखाओ को भी। कॉलेजेस में जाइए, बच्चों को भी सिखाइए संहिता इस प्रकार से पढ़नी है, ऐसे पारायण करना है। चरक को बाइबल बनाइए, उनके लाइफ में इतना अहोभाव ग्रेटिट्यूड लेके आइए। ये ईगो कम करने का तरीका है। इसको पारायण क्यों करना है? पारायण से शायद कुछ भी नहीं होता होगा, लेकिन आपका ईगो तो कम होता है ना। जब आप इसको मानते हो, इसको हक करते हो, इसको पकड़ते हो, इसको किस करते हो, तब वो शिद्दत मोहब्बत आपकी बया होती है। और वो शिद्दत ही सोल्यूशन है डिजीजेस का। आज सबसे बड़ी चीज क्या है? तो प्यार खत्म हो गया है, हमारे लाइफ से प्रेम ही खत्म हो गया है। शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं। हेलो, शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान पे मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। तो जब तक जुबान पे मिठास नहीं आएगी ना, तो शरीर की शुगर कम नहीं हो सकती। पेशलम वर्ड यूज किया है हेमाद्रि ने। काले हितम मितम ब्रुयाद अविसंवादी पेशलम। वाणी कैसी होनी चाहिए? हितकर बोलिए, कम बोलिए, मीठा बोलिए, सही समय पर बोलिए। वसीम बरेलवी जैसा शायर कहता है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आज आपको कब क्या किसके साथ कितना बोलना है यही पता नहीं है आपको। मतलब खुद को भी बोल रहा हूं मैं, हमें ये सब चीजें ही पता नहीं है। बेसिक बेसिक नियम पता नहीं है हमें। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास नहीं है। तो कैसा कोई वैद्य, कैसा कोई पेशेंट आपका बनेगा? आप आपके रिश्तेदारों के तक नहीं हो सके अब तक, कितने तो आपके दुश्मन हैं। तो कैसे पेशेंट को अपना बनाओगे? और चरक की तो अपेक्षा क्या है वैद्य की? वो तो ना बोले उतना ही अच्छा है। चरक क्या चाहता है वो तो अलग ही है। सुश्रुत क्या चाहता है हमसे? मातरम पितरम पुत्रान बांधवान अपि च आतुराः सच अपि एतानि अभिशंकेत वैद्य विश्वासमेति च तस्माद पुत्रवद एवेनम पालयेद आतुरम विशक। ऐसे सुश्रुत कहते हैं, पुत्र की तरह सेवा करो आप पेशेंट की। रुग्ण आपके पास चलकर आए, इसमें वैद्यत्व नहीं है। एक डॉक्टर को रुग्ण के पास चल के जाना चाहिए। इतनी तड़प आपके पास होनी चाहिए उस पेशेंट को ठीक करने की, तब आप वैद्य हो। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने? हेलो? नहीं ना? यस। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन कुमकुम ने पूछा है। विल दिस लाइन वर्क इन मॉडर्न एरा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, दिस वर्ल्ड डजंट नीड डॉक्टर्स, दिस वर्ल्ड नीड्स हीलर्स। एम आई राइट? डॉक्टर बहुत हो गए अभी, अभी नहीं चलेगा। अभी हीलर्स की आवश्यकता है संसार को, विश्व को। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको डॉक्टर बनना है क्या हीलर बनना है? डॉक्टर इज वन हु ट्रीट्स, एंड हीलर जो है वो सोल पे काम करता है। तो आपको सोल डॉक्टर बनना है क्या फिजिकल डॉक्टर बनना है? चॉइस इज योर्स। करोड़पति आप दोनों तरीके से बन सकते हो, कौन सा करोड़पति बनना है ये आपका चॉइस है। मेरा तो चल रहा है भाई, इससे बढ़िया। मैं तो इसी तरीके से काम करता हूँ, पेशेंट के साथ शिद्दत मोहब्बत से पेश आता हूँ। वो ठीक भी नहीं होना चाहता तब तक मैं उसके पीछे लग के काम करता हूँ। और एंड आई थिंक आई एम क्वाइट सक्सेसफुल। 4-5 लाख रुपए महीने के कमा लेता हूँ, बहुत सारी दुआएं कमा लेता हूँ, बहुत सारी मेरी दूसरी एक्टिविटीज भी कर लेता हूँ। वायलिन बजा लेता हूँ, आरएसएस का काम करता हूँ, गो सेवा का काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ, मेरे बच्चे के साथ खेलता हूँ। एवरीथिंग इज जस्ट फाइन बिकॉज ऑफ चरक।
ओके, तो मुझे तो कोई कमी नहीं महसूस हुई इस अप्रोच से। अभी आप देखिए आपको क्या करना है। थैंक यू सर। यस यस। सर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। और सबकी जानकारी के लिए बता दें कि लास्ट 5 ओवर रह गए हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के, तो आप वो भी देख सकते हैं। यस तो यस यस। थैंक्स टू यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। आपके किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। यस, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। जा रहे जाएंगे, मुस्कुराते जाएंगे, रो रही है ये दुनिया, इसको हंसा के जाएंगे। ओके, सर यस, ओके, बाय, गुड नाइट सर। लव यू ऑल, बाय।